हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो आज की वीडियो रहने वाली है बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म में जो जो चीजें हमको यूज आने वाली है ना, वो सारी चीजें मैं आज के लेक्चर में सीख लूंगा। मतलब जब मेरा रिएक्शन मैकेनिज्म चलेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अक्सर बच्चों को जो मेन प्रॉब्लम होती है ना, वो रिएक्शन मैकेनिज्म में ही होती है। आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, ये तो सब बच्चे कर ही लेते हैं, पर अक्सर जो बच्चे बोलते हैं ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर हमको समझ ही नहीं आती, उसका मेन रीजन रिएक्शन मैकेनिज्म ही है। ठीक है। और आज से हमारा जो कंसेप्चुअल पार्ट है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो स्टार्ट होने वाला है। तो आपको मैं ऐसे ऐसे कंसेप्चुअल जुगाड़ दूंगा ना कि आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। और जब हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा, यानी मैं बोलूं कि जब हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस मिलेगा ना कि आप जो नीट 2025 का जो पेपर होगा ना, वो 6 या 7 मिनट में निपटा दोगे। क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सारे निपटा रहा हूँ। इनके अलावा भी मैं आपको और क्वेश्चन से डीपीपी के जरिए देते रहता हूँ, ताकि आपने हर लेवल के हर फॉर्मेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो रहने वाला है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये मैंने लिख दिया सर रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना क्या है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है। कोई भी रिएक्शन होती है ना ऑर्गेनिक, वो होती क्या है। तो देख, ऑर्गेनिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है या फिर एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो पुराने बॉन्ड है ना, वो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बन जाते हैं। मतलब जो ब्रेकिंग हो जाता है ओल्ड बॉन्ड का, ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग और नए कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है। मतलब जो पुराने बॉन्ड है ना, वो टूट जाते हैं और जो नया बॉन्ड है वो बन जाता है। यही क्या होती है, अपनी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है। तो एनसीईआरटी ने भी ये डिफिनेशन दे रखी है, ठीक है सर। ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं सर, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, मेरे को पता लग गया कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है। अब रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे कैसे ये काम करेगा, क्या इसका मैकेनिज्म रहेगा, वो मैं बताता हूँ। ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में ना हम कुछ चीजें देखते हैं। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बनना, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बनना, और किस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन रहा है, मतलब किस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन रहा है, वो देखते हैं। इसको हम बोलते हैं काइनेटिक्स। ठीक है। फिर बॉन्ड कैसे टूट रहा है, नया बॉन्ड कैसे बन रहा है, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। जो ये ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मूवमेंट होता है जब बॉन्ड टूटते हैं या बॉन्ड बनते हैं। ठीक है। तो ये हमको चीजें देखनी होंगी। ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हम क्या क्या देखते हैं कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बदलना, ठीक है, किस रेट से बदल रहा है, ठीक है, बॉन्ड कैसे टूट रहा है, बॉन्ड कैसे बन रहा है, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो ये पांचों चीजें किस में आ जाती हैं, अपनी अपनी रिएक्शन मैकेनिज्म में। ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हम ये चीजें देखते हैं। ठीक है। अब देखो, अब देखो, एक मेरे पास क्या सबस्ट्रेट है, एक मेरे पास क्या सबस्ट्रेट है, ये मेरे पास सबस्ट्रेट है। इसी को मुझे किस में बदलना है, प्रोडक्ट में बदलना है। ठीक है। इसी को मुझे किस में बदलना है, प्रोडक्ट में बदलना है। ठीक है। और ये होता क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जो ये सबस्ट्रेट है ना मेरा, ये क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ठीक है। तो जो सबस्ट्रेट है ना, वो किसी के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो किसके साथ रिएक्ट करता है, रिएजेंट के साथ। किसके साथ, रिएजेंट के साथ। ये अटैकिंग स्पीसीज होती हैं। ये क्या होती है, अटैकिंग स्पीसीज, जो सबस्ट्रेट पे अटैक करेंगी और उसको किस में बदल देगी, प्रोडक्ट में बदल देगी। ठीक है। तो एक सबस्ट्रेट हुआ मेरा, ठीक है, उसमें किसने अटैक किया, सर रिएजेंट ने अटैक किया। बीच में क्या बन जाता है, इंटरमीडिएट बन जाता है, और लास्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो अपना प्रोडक्ट बनता है, पी। पी मतलब प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये एक सबस्ट्रेट था। ठीक है। इसमें कोई रिएक्टिंग स्पीसीज आई जिसको मैंने रिएजेंट बोला। ठीक है। दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, कुछ ना कुछ हुआ, है ना। फिर क्या बना, इंटरमीडिएट बना। इंटरमीडिएट को हटाओ, गोली मारो, जो फाइनल चीज बनी वो क्या बना, अपना प्रोडक्ट बन गया। ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है। अब देखो, जैसे मैं आपको एक रिएक्शन लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है। जैसे मैं आपको एक रिएक्शन लिख रहा हूं, जैसे ये अपना CH2 CH2। अभी आपको ये ध्यान नहीं रखना, ये तो मैं बस एक एग्जांपल करा रहा हूँ, ये बाद में हम जब
पूरा अच्छे से पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, तब अपने को मैकेनिज्म समझ में आएगा ना। अभी तो मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। इसके सामने मैंने रख दिया Br2, ठीक है, Br2। तो इसमें होगा क्या, एक जो बॉन्ड है ना ऊपर का वो टूटेगा, और जिससे एक Br यहाँ लग जाएगा, एक Br इसमें लग जाएगा, ठीक है। तो पहले दो बॉन्ड थे CH2 के बीच में, तो अब कितना बॉन्ड बच जाएगा, एक बॉन्ड बच गया, एक Br यहाँ लग गया और एक Br यहाँ लग गया। अब ये कैसे लगा, क्यों लगा, ये अभी ये मैटर नहीं है, ये तो बाद की बात है, ये तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल करा रहा हूँ आपको, ठीक है। मान लो ये मेरे को रिएक्शन दे रखी है, अब मेरे को पता लगाना हो कि इसमें सबस्ट्रेट कौन सा है और रिएजेंट कौन सा है, सबस्ट्रेट कौन सा है और रिएजेंट कौन सा है। तो देख सबस्ट्रेट का पता कैसे लगाएगा, देख ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिखा तो वो क्या अपना सबस्ट्रेट है। सर इसमें कार्बन है, सर इसमें हाइड्रोजन है, सर ये तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मैंने बोल दिया सर ये तो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट है, ठीक है। और ये तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रिएजेंट हो जाएगा मेरा। समझ में आ गया, कोई रिएक्शन है उसमें मुझे सबस्ट्रेट और रिएजेंट का पता कैसे लगाना है, पूरा मुझे समझ में आ गया, ठीक है। अब देख कभी कभी खेल क्या हो जाता है ना, ऐसा हो जाता है, जैसे ये क्या है मेरे पास, बेंजीन में ले ला हूं और सामने पे मैंने लिख दिया CH3Cl, ठीक है। अब ये देख कैसे बनेगा, अभी मैं इसका वो नहीं बता रहा हूँ तेरे को कि ये कैसे बनता है, अभी फिलहाल देख CL जो दिख रहा है ना उसके ऊपर ऐसे अंगूठा लगा देना पड़ता है, तो Cl के ऊपर मैंने अंगूठा लगाया, जितना भी बचा उसको बेंजीन की खोपड़ी में चिपका दो, तो ये बचा ना, तो बेंजीन की खोपड़ी में चिपका दे, तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो देख यहाँ पे पहले H भी रहा होगा ना, H रहा होगा ना, यहाँ पे सारे H होते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। देखो ये कार्बन है तो 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, तो चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ही तो बनाया होगा। तो जब वहां पे ऊपर CH3 लग गया बेंजीन की खोपड़ी में, मतलब वहां से एक H हटा होगा, तो वहां से एक H हटा होगा, तो और वो किसके साथ लग जाता है, Cl के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये HCl भी बना हुआ एक, ठीक है। तो ये अभी मैं ऐसे नहीं, ये आपको सीखना नहीं है कि ये रिएक्शन कैसे बनी, ये तो बाद की बात है ना, ये तो बस मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको कि कोई रिएक्शन दे रखी है मेरे पास, उसमें मुझे सबस्ट्रेट को और उसमें मुझे कहीं ना कहीं रिएजेंट को कैसे पहचानना है, ठीक है। अब देखो, अब देख ऊपर वाला जो एग्जांपल था ये वाला, इसमें मैंने सबस्ट्रेट को कैसे पहचाना, सर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिख गया, मुझे बोल दिया सर सबस्ट्रेट है। अब दूसरा एग्जांपल देख भाई, यहाँ पे तो दोनों के दोनों जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, सबस्ट्रेट और रिएजेंट, वो दोनों ही क्या है, अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। देख कार्बन और हाइड्रोजन इसके पास भी है और कार्बन और हाइड्रोजन इसके पास भी है, मतलब यहाँ पे दोनों ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। तो अब मैं कैसे पहचानूं सर कि सबस्ट्रेट कौन सा है और रिएजेंट कौन सा है। तो देख अपने को क्या करना है, जिसके पास चार्ज हो ना ज्यादा, जिसके पास चार्ज हो ना, तो चार्ज्ड स्पीसीज हो, वो बोल देना है रिएजेंट है। देख मेरे भाई Cl तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, Cl तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो इसके पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव क्या है, ये सब बात की बातें हैं। अभी देख Cl ना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि ये हैलोजन है मेरे भाई। जब हम पीरियोडिक टेबल में उधर की तरफ चलते हैं ना, तो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो हैलोजेंस के पास तो बहुत भयंकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ये तो चार्ज्ड स्पीसीज है और ये चार्ज्ड स्पीसीज नहीं है, तो जो चार्ज्ड स्पीसीज है ना, वो अपनी क्या हो जाएगी, रिएजेंट हो जाएगी। और जिसमें कम चार्ज है या फिर चार्ज नहीं है, वो अपना क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट हो जाएगा। समझ में आ गया अपना। पहले मेरे को देखना है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा तो सबस्ट्रेट बोलूंगा, ठीक है। और अगर रिएजेंट भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गया, तो मेरे को देखना है कि सर चार्ज जिसमें ज्यादा होगा वो मेरा रिएजेंट, और जिसमें चार्ज नहीं होगा या फिर कम होगा वो मेरा सबस्ट्रेट हो जाएगा। तो ये मेरा सबस्ट्रेट और वो मेरा रिएजेंट, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट कैसे बनाया है सर आपने, ये अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है इसमें, ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल करा रहा था। अगर आपको सबस्ट्रेट निकालना आ गया और रिएजेंट निकालना आ गया, बस उतना ही अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो मैंने ये बताया था कि बीच में क्या बनता है सर, इंटरमीडिएट भी बनता है। बीच में क्या बनता है, इंटरमीडिएट भी बनता है। अब देखो मतलब रिएक्शन के बीच में क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, प्रोडक्ट से पहले, ठीक है, प्रोडक्ट से पहले बनता है ये, ठीक है। तो इंटरमीडिएट क्या होते हैं, देखो स्पीसीज फॉर्म्ड आफ्टर ब्रेकिंग अप बॉन्ड, ब्रेकिंग अप बॉन्ड का टूटना उसके बाद बनता है ये, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड बिफोर फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। देख बॉन्ड की ब्रेकिंग कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है। बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होता है, यहाँ पे होता है। मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद की प्रोसेस है और बॉन्ड फॉर्मेशन की पहले की प्रोसेस है, कौन, इंटरमीडिएट।
समझ में आ गया। तो स्पीसीज फॉर्म्ड आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड बिफोर फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज कॉल्ड एज रिएक्शन इंटरमीडिएट, इज कॉल्ड एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये लिख दिया मैंने। तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं, देखो कार्बन की खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज बोल दूंगा कार्बोकैटायन, कार्बन की खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज बोलूंगा कार्ब एनायन, कार्बन की खोपड़ी में एक इलेक्ट्रॉन बोल दूंगा कार्बन फ्री रेडिकल, और CH2 के पास एक लोन पेयर बोल दूंगा कार्बीन, नाइट्रोजन के पास दो लोन पेयर बोल दूंगा नाइट्रीन। और देख बेंजीन तो ऐसा होता है, बेंजीन तो ऐसा होता है ना, और यहाँ पे मैंने एक और बॉन्ड लगा दिया, उसको बोल दूंगा बेंजाइन। क्या बोल दूंगा उसको, बेंजाइन। तो ये अपने क्या होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। ठीक है, इनमें से मेन अपने को जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो ये तीन दे रखे हैं, तो ये तीन अपने को ध्यान होना चाहिए। कार्बन की खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन, कार्बन की खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज कार्ब एनायन, कार्बन की खोपड़ी में एक इलेक्ट्रॉन बोल दूंगा कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है सर। अब देखो, अब हम पढ़ रहे हैं कि बॉन्ड कैसे टूटता है, जो कोवलेंट बॉन्ड है ना वो टूटता कैसे है, मतलब बॉन्ड का फिजन, टूटने को क्या बोलते हैं अपन, फिजन बोलते हैं। और एक और नाम एनसीईआरटी बोलती है क्लीवेज। क्लीवेज आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा क्लीवेज बात चल रही है। ठीक है, अब देखो क्लीवेज मतलब टूटना, मतलब फिजन। ठीक है, मतलब बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड क्लीवेज बोल दूंगा, बॉन्ड फिजन बोल दूंगा। ठीक है सर। अब देखो, तो ये जो बॉन्ड फिजन होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है होमोलाइटिक और एक होता है हेट्रोलाइटिक। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, तो मैं पहले पढ़ाता हूं आपको होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। तो ये लिख दिया मैंने हेडिंग सर, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो अब देखो जैसे मेरे पास ये है, देख एक मेरे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर का मतलब, पोल का मतलब अपने को पता है ना, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। ये क्या मेरे पोल है, पोल मतलब जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस हो, कि एक तरफ पॉजिटिव हो जाए एक तरफ नेगेटिव हो जाए। दोनों, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ही नहीं है, दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया या दोनों तरफ नेगेटिव नेगेटिव हो गया, इनको अपन बोलते हैं नॉन पोलर, मतलब यहाँ पोल ही नहीं है। ठीक है, नॉन पोलर। ठीक है, तो जो नॉन पोलर होते हैं ना उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस नहीं होता या फिर ना के बराबर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का कोई भी डिफरेंस नहीं यहाँ पे, जैसे क्लोरीन और एक क्लोरीन। ठीक है, देख जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की होगी उतनी इस क्लोरीन की भी होगी। मतलब यहाँ पर जो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन रहा है ना, अरे यहाँ पर तो कहीं ना कहीं कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये नॉन पोलर बॉन्ड बन रहा है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। समझ में आया। ठीक है, अब ध्यान से देख, जैसे ये है अपना एक, ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर बोला गया कि ये क्या है, कहीं ना कहीं नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। मतलब जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस बी की। ठीक है, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, बी की है। समझ में आ गया। ठीक है, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या है, नॉन पोलर है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव का कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा, मतलब जितनी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, कोई पोल ही नहीं बन रहा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। समझ में आ गया। नॉन पोलर का दूसरा नाम होता है होमोपोलर। होमो मतलब पोलैरिटी दोनों की सेम है, प्लस प्लस या माइनस माइनस। समझ में आ गया। ठीक है सर, ये एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो जब यहाँ पे मैंने सनलाइट डाली, तो जब मैंने यहाँ पे सनलाइट डाली तो यहाँ पे होता क्या है ना, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाए, सेम हो जाए ना, तो जो इनके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देखो जैसे एक बॉन्ड बनता है ना, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन छुपे होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है। समझ में आ गया। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन छुपे हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन छुपे हुए हैं। तो देखिए एक जो ये बॉन्ड था इसमें दो इलेक्ट्रॉन छुपे हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, ये कार्बन का है, और एक किसका है, ये बी का था। ठीक है, एक किसका था, बी का था। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक जो बॉन्ड बनता है वो दो इलेक्ट्रॉन को मिलके बनता है, एक इलेक्ट्रॉन जैसे बी ने दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन सी ने दिया होगा, और दोनों ने मिला के एक बॉन्ड बना दिया। समझ में आ गया। अब देख, तो जो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना, तो इसमें जब सनलाइट डाली गई, ठीक है, तो यहाँ पे अपने को पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का कोई डिफरेंस है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड का फिजन होगा ना, वो होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगा। और होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता है ना, जो ये इलेक्ट्रॉन है वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, कार्बन ने अपना वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये जो बी था उसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो देख कार्बन के पास अपना वाला आ गया और बी के पास अपना वाला आ गया। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर मैंने जो एरो बना रहा हूँ ऐसे बना रहा हूँ, हाफ एरो बना रहा हूँ।
क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन ले गए ना वो अपना, तो यहाँ पे हाफ एरो से दिखाया जाता है। तो सर मैंने क्या बताया, जो होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होता है वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव का कोई डिफरेंस नहीं है। तो वहां पर क्या होता है, वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, बॉन्ड टूटता है, अपना इलेक्ट्रॉन ले गया कार्बन, बी भी अपना इलेक्ट्रॉन ले गया। समझ में आ गया, कितनी सिंपल बात है। और यहाँ पे जो दिखाते हैं अपन एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने की प्रोसेस, उसको हाफ एरो से दिखाते हैं, हाफ एरो से। और हाफ एरो को एनसीईआरटी बोलती है, क्या बोलती है, फिश हुक। क्या बोलती है, फिश हुक। ये ऐसा हाफ एरो को एनसीईआरटी बोलती है फिश हुक, ठीक है। तो ये मेरा होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन खत्म हो गई। तो सर आपको कोई पूछे अगर कि होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन कब होगी, तो उसके मुंह पे जवाब देना कि तब होगी सर कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ही ना हो, जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, जब होमोपोलर मॉलिक्यूल हो। तो इसमें होता क्या है उसको अच्छे से बताना कि दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले जा देते हैं, बॉन्ड टूट जाता है, बॉन्ड टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन वो ले गया कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन बी ले गया, सिंपल। और इसमें बनते हैं क्या है, इसमें बनते हैं अपने फ्री रेडिकल। अब ध्यान से देख, जो देखिए, अब देख ये जो एक इसकी खोपड़ी में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी खोपड़ी में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इनको अपन बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं इनको, फ्री रेडिकल। तो इनमें कोई चार्ज है क्या, सर नहीं, इनमें कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये चार्जलेस स्पीसीज है। क्या ये चार्जलेस है, ठीक है। तो क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल भी बनते हैं, ठीक है। अब देख, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देख दोनों अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, सही है सर, समझ में आ गया। दिस टाइप ऑफ फिजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है, समझ में आ गया। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अब देख इनमें कोई चार्ज है नहीं है, तो इनको मैंने न्यूट्रल बोल दिया। अब ध्यान से देख, इनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आया खोपड़ी में। अब देख जैसे ये है कार्बन, तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन और एक ये 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। 1 3 5 7 9 11, ये सब कैसे नंबर होते हैं, ऑड नंबर। तो मैं बोल दूं क्या, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गए। कौन, कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल कैसे होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या मॉलिक्यूल हो गए। मतलब सर ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, यस सर। सर ये चार्जलेस होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, यस सर। सर ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं क्या, यस सर, ठीक है। फ्री रेडिकल के बारे में बात पता लग गई। अब देख यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, जब बॉन्ड टूटता है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे चला गया, एक इलेक्ट्रॉन बी पे चला गया। तो ये कैसे शो करते हैं अपन, फिश हुक से, मतलब हाफ एरो से। तो वो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, द सिंगल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज शोन बाय द हाफ हेडेड कर्व्ड एरो, यानी फिश हुक एरो, ठीक है। अब जो मेरे फ्री रेडिकल बने हैं वो प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं, टर्चरी भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देख ये जो प्राइमरी है, ठीक है, ये जो फ्री रेडिकल है ना, इस जो कार्बन की खोपड़ी में ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इसको अपन बोलते हैं फ्री रेडिकल। अब ये किसी कार्बन से अटैच है क्या, नहीं है ना किसी कार्बन से अटैच, तो इसको अपन प्राइमरी बोलते हैं। और अगर ये एक कार्बन से भी अटैच होता ना, तो भी प्राइमरी ही बोलता। तो देख जैसे ये है, तो ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो इसको भी मैं प्राइमरी बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो है, ये 2 कार्बन से अटैच है, तो इसको मैं सेकेंडरी बोल रहा हूँ। अब ये जो कार्बन फ्री रेडिकल है, ये 3 कार्बन से अटैच है, तो मैंने इसको टर्चरी बोल दिया, ठीक है। मतलब जो कार्बन फ्री रेडिकल है वो अगर किसी कार्बन से अटैच भी ना हो तो भी प्राइमरी बोल दूंगा, मतलब 1 डिग्री बोलूंगा। और वो किसी कार्बन से अटैच भी है तो भी मैं उसको प्राइमरी या 1 डिग्री बोलूंगा, ठीक है। अब मुझे इसमें स्टेबिलिटी अगर निकालनी है, तो देखिए स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं। कार्बन फ्री रेडिकल को पकड़ लो, पकड़ लिया सर, पकड़ लो, पकड़ लिया सर, पकड़ लो, पकड़ लिया सर, पकड़ लो, पकड़ लिया सर। अब उसके जिसको मैंने पकड़ा, उसके जो बगल में जितने भी कार्बन है वो सब होते हैं अल्फा कार्बन। तो ये है सर अल्फा कार्बन, ये है सर अल्फा कार्बन, ये है सर अल्फा कार्बन, ये सर अल्फा कार्बन, ये सर अल्फा कार्बन, ये सब अल्फा कार्बन। यहाँ पे तो कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं, ठीक है। और अल्फा कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो होते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है सर। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए सर, 9 हो गए। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए सर, 6 हो गए। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए सर, 3 हो गए। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए सर, 0 हो गए। और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो मैं बोल दूंगा सर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा टर्चरी इस वाले की होगी, फिर इस वाले की होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। समझ में आ गया। या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, स्टेबिलिटी मतलब उधर जाने पर स्टेबिलिटी, इधर जैसे मैं जा रहा हूँ ना, इधर जैसे जा रहा हूँ तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। उधर जाने पर स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो ये मेरे को
जो कार्बन फ्री रेडिकल है उनकी स्टेबिलिटी भी पता लग गई। हालांकि ये मैंने आगे पढ़ना था पर एनसीईआरटी में ये यहीं पे दे रखा था, तो मैंने सोचा पढ़ा ही देता हूँ यहीं पे, ठीक है। तो देख होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन मेरा खत्म हो गया। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन में मुझे क्या पता होना चाहिए सर? होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन कब होता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस 0 होता है या ना के बराबर होता है। दूसरी बात सर, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन में क्या बनता है? अरे मेरे भाई फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है। सर फ्री रेडिकल क्या हुआ? देख फ्री रेडिकल न्यूट्रल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है सर। तो मेरा पूरा होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन समझ में आ गया मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है ना, जब बॉन्ड टूटता है ना तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाता है अपना वाला और एक इलेक्ट्रॉन वो ले जाता है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे अपने अपने वो, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, तो उसको अपन शो करते हैं हाफ एरो से। बात खत्म हो गई, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। कौन सा बॉन्ड फिजन? हेट्रोलाइटिक, ठीक है। अभी तक तो क्या था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का डिफरेंस कितना था? 0 था, मतलब दो जो थे ना बॉन्ड से अटैच, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी उतनी इसकी थी, मतलब दोनों क्या थे? नॉन पोलर थे। मतलब ये भी पॉजिटिव चार्ज मान लो तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव की डिफरेंस ही नहीं है। तो अब हेट्रोलाइटिक में कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या आ जाएगा? यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है सर। अब ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे कार्बन और एक्स, ये एक्स यहाँ पे हेलोजन का मतलब नहीं है, एक्स का मतलब यहाँ पे हेलोजन नहीं है, ठीक है। कार्बन और एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये कार्बन और एक्स एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बोला, रुक जाओ एक सेकंड, यहाँ पे मैंने बोला कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो x है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? कार्बन से ज्यादा है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो x है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कार्बन से ज्यादा है। देख, लेट x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, मतलब जो x है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? हालांकि ये आप कहाँ पढ़ोगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पर मैं आपको समझा देता हूँ। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचना। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचना, शेयर्ड पेयर मतलब दो पेयर, मतलब एक पेयर, शेयर्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन को। अभी होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन में एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, अब यहाँ पर क्या हो रही है ना, शेयर्ड पेयर मतलब दो पेयर, मतलब दो इलेक्ट्रॉन को खींचना है, अब पेयर में खींचना है मतलब, ठीक है। तो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचना, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी को ही क्या बोलते हैं? अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो मैंने आपको बोला कि सर एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो कार्बन से ज्यादा है, ठीक है। तो एक्स ने मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन, जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे ना, कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी खींच लिया और अपना खुद का भी खींच लिया, तो दोनों के दोनों उसी ने खींच लिया। किसने? एक्स ने खींच लिया। अब इलेक्ट्रॉन में चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अरे मेरे भाई दोनों तुमने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, मतलब तुमने नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर ले लिया, तो तुम्हारे खोपड़ी में कौन सा चार्ज लगेगा? नेगेटिव ही तो लगेगा। मान लो तुम हो खड़े, तुम्हारे ऊपर 10-20 लोग हैं, सब नेगेटिव माइंडसेट वाले, उन्होंने तुम पे नेगेटिविटी तो फैलाएंगे, ठीक है, तो तुम भी नेगेटिव बन जाओगे, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे जो एक्स है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि शेयर्ड पेयर को खींचने की टेंडेंसी। तो उसने जो दोनों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे ना, कार्बन का भी और खुद का भी, उसने दोनों के दोनों खींच लिया अपने ऊपर, तो दोनों उसके खोपड़ी में लगे हुए हैं। अब इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गए, मतलब वो कैसा चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो देख एक्स की खोपड़ी में नेगेटिव हो गया और उधर का जो कार्बन था उसकी खोपड़ी में क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ में आ गया? अब देख कार्बन की खोपड़ी में पॉजिटिव, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, ठीक है। और पुराने जमाने में कुछ साल पहले, अगर पुरानी एनसीईआरटी की बात करें तो उसको अपन बोलते थे कार्बोनियम आयन, ठीक है। तो अभी जो लेटेस्ट है, अभी हमको क्या पता होना चाहिए? कार्बोकैटायन, ठीक है। कार्बन की खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज क्या बोलूंगा? कार्बोकैटायन, ठीक है। ये मेरे को समझ में आ गया। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती और जो बगल में एक्स लगा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती। तो अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी ना, मतलब वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन, अब इसने खींच लिया अपनी ओर, तो जिसने अपनी ओर दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिए अब वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन खींच रहा है तो कार्बन नेगेटिव हो गया, तो पीछे बगल वाला एक्स क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब कार्बन की खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज, इसको अपन क्या बोलते हैं? कार्बो एनायन। तो मैं बोल दिया कार्बो एनायन। समझ में आ गया? तो यहाँ पर एक बात सोचो, जो ये मॉलिक्यूल है, जो ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, ये क्या पोलर होंगे या नॉन पोलर होंगे? अरे मेरे भाई पोलर होंगे ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है यहाँ पे, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और ऐसा तो पोल्स में ही होता है ना।
पोल्स का मतलब ही तो होता है, ठीक है, एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव, जैसे चुंबक होता है ना, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड होता है ना ऐसा, ठीक है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है। कौन कौन हेट्रो हेट्रोलाइटिक फिजन या हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है। तो देख हेट्रोलाइटिक फिजन के बारे में मैंने क्या पढ़ा सर, हेट्रोलाइटिक फिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होता है, ठीक है सर। सर हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा। अब इलेक्ट्रॉन उसने अपनी तरफ ले लिए तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और बगल वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। मैं ये भी तो बोल सकता हूँ जो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन है वहां पर क्या बनते हैं, चार्ज्ड स्पीसीज बनते हैं, चार्ज्ड स्पीसीज। अभी ऊपर हमने देखा होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, वहां पर तो न्यूट्रल बन रहे थे ना, कार्बन फ्री रेडिकल बन रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि चार्ज्ड स्पीसीज बन रहे हैं, कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बो एनायन बन रहा है, समझ में आ गया, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, देख द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज शोन बाई, अब देख यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है अब कपल में जा रहे हैं, मतलब पेयर में जा रहे हैं, इसको अपन कंप्लीट एरो या फिर फुल एरो से शो करते हैं, ठीक है, फुल एरो से, ये पूरा एरो है, ठीक है सर। अब देख इन हेट्रोलाइटिक फिजन चार्ज स्पीसीज आर फॉर्म्ड, कार्बन की खोपड़ी में पॉजिटिव तो मैं बोल दूंगा कार्बोकैटायन, और कार्बन की खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज, इसको मैं बोलूंगा कार्ब एनायन, ठीक है। तो हेट्रोलाइटिक फ्यूजन में चार्ज्ड स्पीसीज बनते हैं, ठीक है। अब देखो चाहे कार्बोकैटायन हो या कार्बो एनायन हो, ये क्या होते हैं, हाईली क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, हाईली क्या होते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं। अब में कोई हाईली रिएक्टिव है तो वो स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी, कम होगी ना। देख कोई एक लड़का है, ठीक है, अब वो किसी के साथ भी रिएक्शन कर दे रहा है, किसी के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, मतलब वो अनस्टेबल है, कोई स्टेबिलिटी ही नहीं है उसकी। यहाँ कोई दिख रहा है तो उसके साथ रिएक्शन कर दिया, आगे कोई दिखी उसके साथ रिएक्शन कर दिया, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है, बिल्कुल खत्म है। अब कोई स्टेबल बंदा है ना तो इधर उधर कहीं भी रिएक्शन नहीं करेगा वो, समझ में आ रहा है ना तुमको, ठीक है। तो जो हाईली रिएक्टिव होता है वो अनस्टेबल होता है, उसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल खत्म है, ठीक है। तो कार्बोकैटायन एंड कार्बो एनायन क्या होते हैं ना, हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अब वापस से वही क्वेश्चन, तो देख ये कार्बोकैटायन है अपना, ये किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है तो 1 डिग्री या प्राइमरी बोलूंगा। ये कार्बोकैटायन है, ये एक कार्बन से अटैच है तो फिर भी प्राइमरी बोलूंगा। ये कार्बोकैटायन है, अब ये 2 कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी बोलूंगा इसको। ये कार्बोकैटायन है, ये 3 कार्बन से अटैच है तो इसको टर्चरी बोलूंगा। मतलब कोई कार्बोकैटायन हो या फिर कार्बन फ्री रेडिकल हो, वो किसी भी कार्बन से अटैच ना हो या फिर एक कार्बन से अटैच हो तो उसको प्राइमरी बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो अपने को इसकी स्टेबिलिटी निकालनी होगी, तो सेम जैसे मैंने कार्बन फ्री रेडिकल में किया था ऊपर, वैसे यहाँ पे किया करना है। तो देख जो बगल वाले कार्बन होते हैं, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, और यहाँ पर तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। और अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन लगे होते हैं उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, 9 हो गए, यहाँ पर कितने हो गए, 6 हो गए, यहाँ पर कितने हो गए, 3 हो गए, यहाँ पर कितने हो गए, 0 हो गए, क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे हो सकते हैं। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, मतलब उधर जाने पर स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। अब जो मैं स्टेबिलिटी देखता हूँ ना, तो ये मैंने किस बेसिस पे देखा, तो यहाँ पे 2 इफेक्ट आते हैं, एक तो आता है इंडक्टिव इफेक्ट और एक आता है अपना हाइपर कंजुगेशन। तो कल के लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। तो अभी बस ध्यान रखो, जो ये स्टेबिलिटी में बता रहा हूँ, जो मैंने कार्बन फ्री रेडिकल के ऊपर देखी, जो मैं कार्बोकैटायन की यहाँ पे देख रहा हूँ, जो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ रहा है ना, ये किस चीज से आ रहा है, किस बेसिस पे आ रहा है, ये आ रहा है अपना इंडक्टिव इफेक्ट पे और हाइपर कंजुगेशन पे, ठीक है। ये कोई इफेक्ट होते हैं, इनको लगाया मैंने तब जाके ये मेरा ऑर्डर आता है, ठीक है सर। तो मैंने आपको होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन पढ़ा दिया सर, मैंने आपको हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन भी पढ़ा दिया, और मैंने आपको सारी बातें इनसे रिलेटेड बता दी। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव का कोई डिफरेंस नहीं होता, वहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन वो अपने ले जाएंगे, वहां पर कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, रिएक्टिव तो होते हैं, न्यूट्रल होते हैं और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर वहां पर एक और बात, वहां पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, और यहाँ अगर मैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन की बात करूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होता है, यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल हैं, यस सर। यहाँ पर जो
प्रोडक्ट बनेगा वो अपना क्या बनने वाला है, चार्ज स्पीसीज बनने वाले हैं। कार्बन की खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज तो कार्बोकैटायन बन गया, कार्बन की खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज तो कार्बो एनायन बन गया। समझ में आ गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे ले जाने हैं, पेयर में ले जाने हैं। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो कहीं ना कहीं दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले जाएगा और खुद क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और सामने वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया। तो मेरे को ये समझ में आ गया। अब मैं क्या सीखूंगा, अब मैं जो आगे वाला पढ़ रहा हूँ, आगे अब मैं जो पढ़ूंगा ना, ठीक है, तो उसको पढ़ने के लिए मैं आपको ये कुछ समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई बिल्कुल दिक्कत ना आए। तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, अब हाइब्रिडाइजेशन निकालना। अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। तो देख, ऑर्गेनिक में मेरे को सिर्फ 3 हाइब्रिडाइजेशन का यूज आएगा, sp का, sp2 का, sp3 का। जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग वहां पे पढ़ेंगे, तो वहां पे और भी हाइब्रिडेशन आते हैं, जैसे sp3d, sp3d2, sp3d3, ठीक है। पर अभी हम सिर्फ 3 पढ़ रहे हैं, sp, sp2 और sp3, ठीक है। तो देखो अपने को क्या करना है, देख ये अपने को पता ही होगा, कोई इतना भी बुद्धू तो नहीं होगा कि किसी ने अभी तक पीरियोडिक टेबल ही नहीं पढ़ी हो, ठीक है। तो ऊपर वाला कौन सा पीरियड है अपना, सेकंड पीरियड है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये अपने को पता होना चाहिए, ये सीक्वेंस पूरी पता होना चाहिए, ठीक है। फिर जो थर्ड पीरियड है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये भी अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। और ये भी अपने को पता होना चाहिए, ऐसे देखो कि ऑक्सीजन के नीचे क्या होता है, सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, नियोन के नीचे आर्गन, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, लिथियम के नीचे सोडियम, ये भी हमको पता होना चाहिए। बस इतना तुमको पता होना चाहिए, और इनके ऊपर नंबर पता होना चाहिए। जो फर्स्ट ग्रुप का है ली और ना, तो वो उसके ऊपर 1 लिख दिया। बेटा और मांगे मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम के ऊपर क्या लिख दिया, 2 नंबर लिख दिया। बोरोन और एल्यूमिनियम के खोपड़ी में क्या लिख दिया, 3 नंबर लिख दिया। कार्बन और सिलिकॉन के ऊपर 4 नंबर। तो ये इनके पीरियड के नंबर है, ये इनके पीरियड के नंबर है, ठीक है। अब अपने को अगर ये पता है तो हम आगे भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब देख, जैसे 2 एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे कौन है, एक तो कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो किसी के नीचे कम नंबर लिखा होगा और किसी के नीचे ज्यादा नंबर लिखा होगा। जैसे यहाँ पे देख, कार्बन के नीचे 1 नंबर लिखा है और हाइड्रोजन के नीचे 4 नंबर लिखा है। तो जिसके नीचे कम नंबर लिखा होता है ना, वो होता है अपना सेंट्रल एटम। क्या होता है, सेंट्रल एटम। और जिसके नीचे ज्यादा नंबर लिखा होता है वो होता है अपना साइड एटम, वो होता है अपना साइड एटम। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन हो गया सर, सर कार्बन हो गया, क्योंकि उसके नीचे सिर्फ 1 लिखा हुआ था। और जो अपना साइड एटम है वो कौन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो सेंट्रल एटम कौन हो गया, बोरोन हो गया, और साइड एटम कौन हो गया, फ्लोरीन हो गया। यहाँ पर अगर बात करें तो सेंट्रल एटम कौन हो गया अपना, नाइट्रोजन हो गया, साइड एटम कौन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर अगर बात करें तो सेंट्रल एटम कौन हो गया, कार्बन हो गया, और साइड एटम कौन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर अगर बात करें तो सेंट्रल एटम कौन हो गया अपना, फॉस्फोरस हो गया, और साइड एटम कौन हो गया, क्लोरीन हो गया। यहाँ पर अगर बात करें तो सेंट्रल एटम कौन हो गया, कार्बन हो गया, साइड एटम कौन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर अगर बात करें तो सेंट्रल एटम कौन हो गया, कार्बन हो गया, साइड एटम कौन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर अगर बात करें तो सेंट्रल एटम कौन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे कितना लिखा हुआ है, 1 नंबर। कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1 होता है उसका मतलब, कुछ नहीं लिखने का मतलब 1, ठीक है। और साइड एटम कौन हो गया अपना, हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर अगर बात करें तो सेंट्रल एटम कौन हो गया, ऑक्सीजन, और साइड एटम कौन हो गया, हाइड्रोजन। मतलब जिसके नीचे कम नंबर लिखा हुआ है वो सेंट्रल एटम, और जिसके नीचे ज्यादा नंबर लिखा हुआ है वो साइड एटम, ठीक है। तो सेंट्रल एटम और साइड एटम हम समझा इसका है। अब देख, हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, कभी भी। देख लो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन है, क्या ये कभी सेंट्रल एटम होगा, हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। अब देखो, अब अपने को देखो हाइब्रिडेशन कैसे निकालनी है। अब अपने को देख हाइब्रिडेशन कैसे निकालनी है, ध्यान से देख। जैसे क्या है, CH4 है ना, तो जो सेंट्रल एटम है, जो सेंट्रल एटम है, समझ में आ रहा है ना, सेंट्रल एटम, तो उसका अपने को ये नंबर लिखना है, ये वाला है। तो देख, जैसे सेंट्रल एटम कौन है, इसमें कार्बन है, तो कार्बन का नंबर क्या है, 4 नंबर है ना। कार्बन का नंबर कितना है, 4 नंबर है ना मेरे भाई। तो मैंने लिख दिया देख 4, फिर प्लस करना है मुझे, और साइड एटम जितने दिख रहे हैं ना, ये साइड एटम कौन है, हाइड्रोजन, उसके नीचे जितने बंदे लिखे हुए हैं वो लिख देना है 4। समझ में आ गया कितना सिंपल है।
मतलब जो सेंट्रल एटम है उनके तो ये वाले नंबर लिखने हैं, ये वाले, और जो साइड एटम है उसके नीचे के नंबर लिखने हैं कि वो उसके नीचे कितना नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, सेंट्रल एटम का कौन सा नंबर लिखना है, ये वाला जो ऊपर है, ये वाले, ये वाले, ये तो सेंट्रल एटम के नंबर लिखने हैं, और साइड एटम के जितने नीचे लिखा हुआ है वो लिखना है। ठीक है, तो सेंट्रल एटम कौन था, कार्बन था, कार्बन का नंबर कितना है सर, 4 है, मैंने 4 लिख दिया। ठीक है सर, साइड एटम कौन है, साइड एटम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे कितना नंबर लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, मैंने वापस 4 लिख दिया, 4 + 4। और हमेशा कितने से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, हमेशा कितने से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया मेरा, 4 और 4 8, 8 को 2 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 में से क्या बनेगा, sp3, क्योंकि एक s हो गया और 3 p हो गए, 4 हो गया ना, एक s हो गया, 3 p हो गए, 4 हो गया ना, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, हाइब्रिडेशन sp3। कितना सिंपल है। चल अब ये करके देखते हैं, बोरोन, बोरोन सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का कौन सा नंबर लिखूंगा, ये लिखूंगा, 3 नंबर लिखूंगा सर, 3। और साइड एटम कौन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन का नीचे का नंबर है 3, 2 से हमेशा डिवाइड करूंगा, 3 और 3 6, 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 आया, 3 पे क्या आ जाएगा, हाइब्रिडेशन sp2, मतलब एक s और 2 p। समझ में आ गया, 3 हो गया। ठीक है, इसको इसको देख के बताओ, नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का ऊपर वाला नंबर, तो नाइट्रोजन का कितना आएगा, 5 आएगा, देख ले, नाइट्रोजन का कितना आएगा, 5 आएगा सर। ठीक है, तो नाइट्रोजन में क्या लिख रहा हूँ, 5 लिख रहा हूँ, प्लस जो साइड एटम है उसके नीचे का नंबर, साइड एटम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे 3 लिखा हुआ है, 3 ही लिख दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया, 8/2, तो कितना आ गया, 4, 4 में हाइब्रिडेशन कितना आता है, sp3, क्योंकि एक s और 3 p हो गया ना 4। ठीक है सर, इसकी बात करते हैं अपन, अब ध्यान से देख, इसकी बात करते हैं, ध्यान से देख, अब क्या करूंगा, कार्बन है, कार्बन है, ठीक है, अब देख कार्बन का ऊपर वाला नंबर लिखना है, 4 आएगा, देख कार्बन का क्या नंबर, 4 है। ठीक है, तो कार्बन के लिए मैंने 4 लिखा, 4 प्लस जो साइड आइटम कौन है इसमें, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नीचे का नंबर लिख दिया, हमेशा 2 से डिवाइड किया, तो कितना आ गया, 6/2, 3, हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp2, क्योंकि 3 बनाना है ना, तो एक s और 2 p हो गया ना, 3। ठीक है, तो ये अपना sp2 हो जाएगा। पर मेरे भाई ये यहाँ पे चमत्कार हो गया, ये sp2 नहीं होता, अपने को एक और कंसेप्ट पता होना चाहिए। देख, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन साइड एटम हो ना, तो उनके नीचे का नंबर नहीं लिखना, 0 लिखना होता है। अगर साइड एटम में कौन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए या ऑक्सीजन आ जाए, तो उसके नीचे का जो हम नंबर लिख रहे हैं ना साइड एटम के, वो नहीं लिखना। अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन साइड एटम है तो नीचे का नंबर 0 लिखना है। समझ में आया, 0, नीचे का नंबर 0 लिखना है। ठीक है, तो इसमें देखो कैसे करूंगा, तो सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन, कार्बन का तो ये वाला नंबर लिखूंगा, 4 आ रहा था, 4 प्लस जो साइड आइटम है ऑक्सीजन आ गया। सर ऑक्सीजन आपने बताया था, ऑक्सीजन का नीचे का नंबर 2 नहीं लिखना, ऑक्सीजन के नीचे का नंबर क्या लिखना, हमेशा 0 लिखना है। और नाइट्रोजन भी साइड आइटम होता तो उसके भी नीचे का नंबर मैं 0 लिखता, तो 0/2, तो 4/2 कितना हो गया, 2, 2 में क्या आएगा सर, sp आएगा। समझ में आ गया। ठीक है, इसकी बात करें PCl3 की, तो सेंट्रल एटम कौन, p, तो p का कौन सा नंबर लिखूंगा, 5 लिखूंगा, ये p है ना। ठीक है, तो 5 प्लस साइड एटम कौन है, क्लोरीन, क्लोरीन का नीचे का नंबर 3/2, 8/2, 4, हाइब्रिडेशन आ जाएगा मेरा sp3। इसकी बात करें, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे प्लस आ गया, माइनस आ गया, ठीक है, प्लस आ गया। अब देख सेम वही करना है, कार्बन सेंट्रल एटम है, कार्बन का नंबर कितना है, 4, देख लो कार्बन का नंबर 4 है, ये है ना कार्बन। ठीक है, प्लस साइड एटम के नीचे का नंबर, तो सर हाइड्रोजन के नीचे 3 लिखा हुआ है, 3 लिख दिया मैंने। अब देख यहाँ पे +1 लिखा हुआ है ना ऊपर, तो इसका उल्टा करना है अपने को, -1 करना है। +1 दिख जाए ना तो -1 कर देना, +1 दिख जाए ना तो -1 करता, अगर +2 होता तो -2 कर देता, +3 होता तो -3 कर देता, मतलब उल्टा कर देना है अपने को। और हमेशा 2 से डिवाइड कर ही रहे हैं अपन, तो इस देखो 4 और 3 7, 7 में से 1 गया 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 में हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp2। कितना सिंपल है। ठीक है, अब देख कार्बन सेंट्रल एटम है, कार्बन का नंबर लिखा 4 प्लस हाइड्रोजन का नीचे का नंबर लिखा 3। अब देख -1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे उल्टा करके +1 मैंने कर दिया। ठीक है सर, समझ गया मैं। अब देख ये कितना हो गया, 8, 8/2, 4, 4 में हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp3। समझ में आ गया। ठीक है, अब इसकी बात करें, सर सेंट्रल एटम कौन है, सर सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का ऊपर वाला नंबर कितना आएगा सर, 6 नंबर आएगा। देखो ना ऑक्सीजन का कौन सा नंबर है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का देखो 6 है, 6 प्लस
जो साइड एटम है, साइड एटम कौन है यहाँ पे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का नीचे का नंबर लिखना होता है सर 2। 2 को इसको 2 से डिवाइड किया सर, कितना हो गया? 8/2, 4। हाइब्रिडेशन सर आ गया sp3। कितना आ गया? sp3 आ गया सर। अगला देखते हैं सर। सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का नंबर लिखा मैंने सर 6, प्लस साइड एटम लिखा मैंने सर 3, और +1 लिखा हुआ था तो मैंने -1 कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आएगा? 4 आएगा। हाइब्रिडेशन कितना आ जाएगा? sp3 आ जाएगा। तो ये मेरा कितना क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अरे मेरे भाई जेई मेंस में क्वेश्चन आ गया, जेई मेंस में क्वेश्चन आ गया कि अब तुम हाइब्रिडेशन बताओ, अब तुम अपना जुगाड़ लगा के बताओ, अब तुम बताओ अपना जुगाड़ लगा के। अब मैं फंस गया कि यहाँ तो कोई सेंट्रल एटम दिख ही नहीं रहा, यहाँ तो कोई साइड एटम ही दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेंट्रल एटम कहाँ गया? अरे मेरे भाई अब मैं क्या करूं? अब सर ने तो मुझे बता दिया था जुगाड़ हाइब्रिडेशन निकालने का। अब यहाँ पर जेई मेंस में मैं पेपर देने गया और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, वहां पे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया। अरे मेरे भाई इसको अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से लगाओ ताकि तुम जुगाड़ बना पाओ। तो देख, एक आयोडीन मैंने इधर निकाल दिया तो 2 आयोडीन बचा, माइनस चार्ज बचा, समझ में आ गया ना। तो जो ऊपर लिखा हुआ था I3 - आयन, उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अब देख, अब ये इसके नीचे कम नंबर है, ये मेरा सेंट्रल एटम हो गया, इसके नीचे ज्यादा नंबर है, ये मेरा साइड एटम हो गया। अब मैं जुगाड़ लगा सकता हूँ, अब मैं जुगाड़ लगा सकता हूँ। देख, आयोडीन है सेंट्रल एटम, तो आयोडीन का देख कितना आएगा? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इसी लाइन में तो आएगा ना, तो इसका 7 नंबर आएगा, ठीक है। तो मैंने 7 लिख दिया, प्लस साइड एटम के नीचे का नंबर, साइड एटम के नीचे का ये मत लिख देना, अब ये इसमें खेल रहे हैं अपन, तो 2 2, -1 लिखा हुआ है तो +1 कर दिया, तो 7 8 9 और 1 10। 10 को मैं किससे डिवाइड करूं? 2 से डिवाइड किया मैंने, तो मेरा क्या आ गया? 5 आ गया। तो ये खैर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज नहीं आएगा, पर मैं फिर भी बता रहा हूँ। sp3 कितने हो गए? 4 हो गए, तो एक डी लगा दिया, 5 हो गया। तो इसका हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp3d, ठीक है। तो मैं बस इतना बताना चाह रहा था कि जो ये जुगाड़ है, तो ये मतलब सब जगह लागू होगा। और जब हम क्या पढ़ेंगे, अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो आपको इतने तगड़े तगड़े कंसेप्ट और जुगाड़ बताऊंगा ना कि आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो मेरा हाइब्रिडेशन निकालना पूरा खेल समझ में मेरे को आ गया, मैं हाइब्रिडेशन निकाल सकता हूँ। और ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको? क्योंकि अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कार्बोकैटायन। ये क्या था मेरा सर? कार्बोकैटायन था। ये मेरा क्या था? कार्बो एनायन था। आज के बाद मुझे पता लग गया इसका हाइब्रिडेशन सर sp2, इसका हाइब्रिडेशन सर sp3। अभी मैं तुमको ऐसे स्ट्रक्चर बता देता और बोल देता तुमको, जो CH3 पॉजिटिव है उसका sp2 होता है, CH3 नेगेटिव का sp3 होता है, तो तुमको कुछ समझ नहीं आता कि क्या बताया सर ने, रटवा रहे हैं। तो मैं आपको पूरा कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब देख, जब मैं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल अगला टॉपिक पढ़ूंगा ना, वहां पर एक मुझे अगर कंसेप्ट पता है लोन पेयर का, तो मेरा पूरा खेल निपट जाएगा। तो मैं आपको एक लोन पेयर का कंसेप्ट सिखा देता हूँ, लोन पेयर का कंसेप्ट सिखा देता हूँ। तो ये आया मेरा अगला लोन पेयर का कंसेप्ट। लोन पेयर निकालना सीख बेटे। अब देख, लोन पेयर का फॉर्मूला देख पहले। लोन पेयर इज इक्वल टू गोलू नंबर माइनस साइड एटम्स। लोन पेयर इज इक्वल टू गोलू नंबर माइनस साइड एटम। अब ये गोलू नंबर क्या हुआ? गोलू नंबर क्या हुआ? देख, ये मेरा गोलू नंबर है, ये मेरा गोलू नंबर है, जो मैं निकाल रहा हूं ना नंबर, ये मेरा गोलू नंबर है, 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 और ये मेरा गोलू नंबर है। जो मैं नंबर निकाल रहा था हाइब्रिडेशन निकालने से जस्ट पहले, उस नंबर को बोलते हैं अपन गोलू नंबर। और गोलू नंबर मुझे पता है, और मेरे को उसमें से क्या माइनस करना है, इसके साइड एटम कितने हैं। जैसे यहाँ पर बात करूँ 3 साइड एटम है, यहाँ पर बात करूँ 2 साइड एटम है, यहाँ पर बात करूँ 3 साइड एटम है, यहाँ पर बात करूँ 3 साइड एटम है, यहाँ पर बात करूँ 3 साइड एटम है, यहाँ पर बात करूँ 2 साइड एटम है, यहाँ पर बात करूँ 3 साइड एटम है, यहाँ पर बात करूँ 3 साइड एटम है, यहाँ पर बात करूँ 4 साइड एटम है। तो गोलू नंबर मेरे को पकड़ना है, उसमें से माइनस करना है अपने को साइड एटम कितने हैं। तो जितना नंबर मिला वो मेरा हो जाएगा लोन पेयर। क्या हो जाएगा वो? लोन पेयर, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल करा के देख लेता हूँ। 2-3 पकड़ते हैं यहाँ से। एक मैं क्या ले रहा हूँ, अपना CH3 पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है।
एक में कहीं क्या ले रहा हूँ, CH3 नेगेटिव ले रहा हूँ, एक में कहीं ना कहीं NH3 ले लेता हूँ और एक CH4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो एक मैंने ले लिया CH4, एक मैंने ले लिया NH3, एक मैंने ले लिया CH3 पॉजिटिव और एक मैंने ले लिया CH3 नेगेटिव। तो इनमें मैं निकाल के देखता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं वो निकालता हूँ इनका। तो कार्बन का क्या लिखूंगा, 4 + 4/2 = 8/2 = 4। ये मेरा गोलू नंबर आ गया। ये मैंने निकालना सिखा दिया आपको ऊपर, ठीक है। तो ये मेरा गोलू नंबर आ गया। तो गोलू नंबर में से लोन पेयर कैसे निकालते हैं, गोलू नंबर माइनस साइड एटम। तो गोलू नंबर में ये कितना है, 4 है। 4 में से साइड एटम कितने माइनस करने हैं, 4 माइनस करना पड़ेंगे। तो कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब CH4 के पास कोई लोन पेयर ही नहीं होता। यस सर। NH3 की बात करें तो 5 + 3/2 = 8/2 = 4। क्या आ जाएगा, हाइब्रिडेशन थोड़ी निकालना है हमको, हाइब्रिडेशन थोड़ी निकालना है। 4 आ गया, 4 मेरा गोलू नंबर है। तो लोन पेयर कैसे निकालूंगा, गोलू नंबर माइनस साइड एटम कितने हैं, 3 है। 3 तो मतलब 1 आ गया, मतलब एक लोन पेयर है इसके पास। NH3 के पास एक लोन पेयर है। अब इसकी बात करते हैं, 4 + 3 - 1/2 6/2 = 3। लोन पेयर निकालना है, गोलू नंबर 3 माइनस साइड एटम कितने, 3 है। तो कितना आ गया, 0। मतलब इसके पास कहीं ना कहीं कोई लोन पेयर ही नहीं है CH3 पॉजिटिव के पास, ठीक है। इसकी बात करते हैं अपन, 4 + 3 + 1/2 8/2 = 4। लोन पेयर = 4 - 3 = 1। मतलब CH3 माइनस के पास एक लोन पेयर है अपना, CH3 माइनस के पास अपना एक लोन पेयर है, ठीक है। अब देख, अब मैं सब आपको कंपाइल करके बता देता हूँ। अब मैं सब क्या बता देता हूँ, कंपाइल करके बता देता हूँ। देख, मैंने 3 हाइब्रिडेशन आपको पढ़ाई, sp sp2 sp3, ठीक है सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख, मैंने आपको बताया था लेक्चर 1 में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज S कैरेक्टर की। मतलब जितना ज़्यादा S होगा ना, जितना ज़्यादा S का परसेंटेज होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। यहाँ पे कितने बंदे हैं, एक S है और एक P है, मतलब दोनों के पास हाफ हाफ बटेगा ना। तो यहाँ पे S कितना परसेंटेज है, 50%, और P भी कितना परसेंटेज है, 50%, ठीक है। तो S यहाँ पे 50% है। यहाँ पर S देखा जाए, अब देख यहाँ पे 3 बंदे हैं तो S का सिर्फ 33% आएगा। यहाँ पे 4 बंदे हैं तो S के पास सिर्फ 25% आएगा। तो S का परसेंटेज ज़्यादा जहाँ पे, वहाँ पे उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है sp की, फिर होती है अपनी sp2 की, फिर होती है अपनी sp3 की, ठीक है। फिर अपना बता रहे हैं अपन शेप, अपन बता रहे हैं इसका शेप। अब देख, जो sp होता है ना उसका शेप होता है लीनियर। क्या होता है, उसका शेप होता है लीनियर। अब अगर शेप लीनियर है तो ये जो एंगल होता है कितना होता है, 180 डिग्री का। तो एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। समझ में आ गया। जो अपना sp आ जाएगा ना, वो उसका जो शेप होता है कैसा होता है, लीनियर होता है। लीनियर होगा तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब sp2 की बात करें तो sp2 का जो शेप होता है वो होता है, इसको बोलते हैं अपन ट्राइगोनल प्लानर। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लानर। लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्राइगोनल प्लानर। समझ में आ गया, ये अपना ट्राइगोनल प्लानर है। पर ये जो शेप है ना, ये कब है, जब लोन पेयर कितना हो, 0 हो। जब लोन पेयर कितना हो, 0 हो। अगर एक लोन पेयर आ गया, हाइब्रिडेशन मेरा sp2 रहे और उसमें एक लोन पेयर आ गया, तो क्या करना है अपने को, जो ये ट्राइगोनल प्लानर है ना, इसकी एक डंडी हटा देनी है। तो ये ट्राइगोनल प्लानर है तो इसकी एक डंडी में अगर हटा दूं, ये हटा दी मैंने, तो ये क्या बन गया मेरा, वी बन रहा है ना, वी। तो इसको बोलते हैं वी शेप। या फिर लकड़ी को ऐसे मोड़ दिया तो बेंट और एंगुलर। तो इसके 3 नाम होते हैं, वी शेप, बेंट, एंगुलर। और अगर 2 लोन पेयर आ जाता है sp2 हाइब्रिडेशन में, तो इसमें से एक और डंडी हटा देनी है। अब देख, मैं एक और डंडी हटा दूं तो क्या बन गया, लीनियर बन गया। क्या बन गया सर, लीनियर बन गया। समझ में आ गया। और यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। ये 120 डिग्री कब का है, जब लोन पेयर कितने हैं, 0 है, ठीक है सर। समझ में आ गया। अब अगला है sp3। sp3 का जो शेप होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब यूं देख, ये बना अपना टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये बना अपना टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो देख, शेप मेरे को निकालना है। अगर 0 लोन पेयर है तो शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। अगर एक लोन पेयर है
एक लोन पेयर मतलब एक डंडी हटा देनी है अपने को। तो ये मेरा टेट्राहेड्रल है, जैसे देखो ये टेट्राहेड्रल है ना, तो एक डंडी अगर मैं हटा दूं मतलब एक लोन पेयर आ गया, तो देख पिरामिड बन रहा है ना, पिरामिड, तो मैंने बोल दिया पिरामिडल। अगर दो लोन पेयर आ जाए तो इसका देख एक और डंडी हटा देनी है, ये हटा दी मैंने, तो ये क्या बन गया, वी शेप बेंट एंगुलर। और तीन लोन पेयर आ जाए तो इसका एक और डंडी हटा दूंगा मैं, तो अब ये बन जाएगा लीनियर। लीनियर समझ में आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जो जीरो लोन पेयर में बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट। अब देख जैसे मेरे पास नाइट्रोजन NH3 आ गया, सॉरी अमोनिया। अब इसका मेरे को क्या निकालना है, हाइब्रिडेशन निकालना है, हाइब्रिडेशन। देख इसका मुझे क्या पूछ दिया, शेप पूछ दिया कि NH3 का शेप बता दो। हालांकि ये क्वेश्चन कहाँ के हैं सर, ये क्वेश्चन कहाँ के हैं, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, पर मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ आपको क्योंकि अभी मेरे को यूज में आएंगी ये, ठीक है। तो देख पहले मैं इसका हाइब्रिडेशन निकालता हूँ, 5 + 3/2 8/2 = 4। फिर लोन पेयर निकाला मैंने, लोन पेयर कितना है सर इसमें, 4 - 3 = 1, ठीक है। अब देख और 4 में क्या आएगा, sp3, मतलब sp3 सर, sp3 तो टेट्राहेड्रल होता है, पर इसमें एक लोन पेयर आ गया तो सर मैंने एक डंडी हटा दी। सर इसका शेप बताओ, सर इसका शेप पिरामिडल। देख कितना आसान है, देख कितना आसान है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं CO2 की, CO2 की सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। सर 4 + 2 लिखूं क्या, नहीं, अरे साइड एटम जब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हो तो 0 लिखना पड़ता है। तो कितना आ जाएगा, 2। 2 पे हाइब्रिडेशन कितना, sp2। सर sp2 मतलब लीनियर, पर मेरे को लोन पेयर निकालना पड़ेगा पहले। लोन पेयर क्या होगा, गोलू नंबर 2 माइनस साइड एटम 2, तो 0, मतलब लोन पेयर 0 है, मतलब sp2 आएगा। और sp2 का हाइब्रिडेशन कितना होता है, सॉरी ये होता है ट्राइगोनल प्लानर। कितना सिंपल हो गया, कितना सिंपल हो गया। अगर मैं बात करूं CH3 पॉजिटिव की, ठीक है, तो 4 + 3 - 1/2 = 4 5 7 8 8/2, नहीं 4 5 7 6 6/2 3। ऑप्शन आ जाएगा sp2। लोन पेयर निकालूं, लोन पेयर = 3 गोलू नंबर माइनस साइड एटम 3, 3 - 3 = 0। तो लोन पेयर कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब यही मेरा कहीं ना कहीं शेप हो जाएगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लानर हो जाएगा। तो मैं ऐसा किसी का भी शेप निकाल सकता हूँ। मेरे को हाइब्रिडेशन निकालना आ गया, मेरे को लोन पेयर निकालना आ गया, और हाइब्रिडेशन निकालना आ जाए, लोन पेयर निकालना आ जाए। तो हाइब्रिडेशन से पहले मुझे गोलू नंबर भी तो मिलेगा, गोलू नंबर में से अगर मैं लोन पेयर माइनस कर दूं, सॉरी गोलू नंबर में से मैं अगर साइड एटम माइनस कर दूं तो वो लोन पेयर निकल जाएगा मेरा, ठीक है। और मेरे को देख शेप निकालना, मतलब हाइब्रिडेशन निकालना आ गया, मुझे लोन पेयर निकालना आ गया, तो मैं डंडी काट के उसका शेप भी तो निकाल सकता हूँ। और अगर लोन पेयर 0 है तो जितना हाइब्रिडेशन होगा ना वही उसका क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा। जैसे sp का क्या होता है, लीनियर, sp2 का क्या होता है, ट्राइगोनल प्लानर, और sp3 का क्या होता है, टेट्राहेड्रल। समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल आपको कराता हूँ एक और, PCl3, ठीक है। तो 5 + 3/2 = 4 = sp3 हाइब्रिडेशन आ जाएगा। और लोन पेयर देखो कितना है इसमें, लोन पेयर मतलब गोलू नंबर माइनस साइड एटम, 4 - 3 कितना आ गया, 1, मतलब sp3 बनाओ पहले। सर बना दिया, sp3 में तो ऐसे बनता है टेट्राहेड्रल, पर उसमें एक लोन पेयर आ गया, मतलब एक डंडी भी तो हटानी पड़ेगी, ये हटा दी सर मैंने। सर ये तो पिरामिडल बन गया, सर इसका शेप क्या होता है, पिरामिडल। कितना आसान है। तो आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होने वाली शेप निकालने में, हाइब्रिडेशन निकालने में, लोन पेयर निकालने में, और एक और चीज बॉन्ड एंगल निकालने में। अब तक बॉन्ड एंगल कैसे निकालना है, जैसे NH3 है ना, NH3 का हाइब्रिडेशन कितना है, sp3 आया। sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है, sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ये देख 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। पर ये कब के बता रखे हैं मैंने, जब 0 लोन पेयर है। ये मैंने कब के बता रखे हैं आपको, जब 0 लोन पेयर है। ये मैंने कब के बता रखे हैं, जब 0 लोन पेयर है। यहाँ पे sp में तो लोन पेयर की बात ही नहीं होगी, यहाँ पे लोन पेयर कभी नहीं आने वाले, ठीक है। तो वहां पे हमेशा 0 लोन पेयर ही रहेंगे, ठीक है सर, ठीक है। और अगर लोन पेयर आ जाए तो क्या बॉन्ड एंगल इतना ही रहेगा, देख मेरे भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
एक लोन पेयर बॉन्ड एंगल को 2 डिग्री से कम करता है, एक लोन पेयर आ गया ना तो बॉन्ड एंगल 2 डिग्री से कम हो जाएगा। मान लो 120 डिग्री था, अब देखो एक लोन पेयर आ गया तो अब कितना हो जाएगा, 118 डिग्री हो जाएगा। 2 लोन पेयर आ गया, अब कितना हो जाएगा, 116 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया। इसकी बात करें, एक लोन पेयर आ गया तो 107 डिग्री 28 मिनट हो गया। एक 2 लोन पेयर आ गया 105 डिग्री 28 मिनट हो गया। 3 लोन पेयर आ गया 103 डिग्री 28 मिनट हो गया। समझ में आ गया। मतलब एक लोन पेयर बॉन्ड एंगल को 2 डिग्री से कम करता है और एनसीईआरटी के मुताबिक 2.5 डिग्री से, पर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो 2 डिग्री मान के ही करना है। पर एनसीईआरटी याद रखना, एनसीईआरटी बोलती है कि एक लोन पेयर बॉन्ड एंगल को 2.5 डिग्री से कम करता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो जैसे देखो CO2 था, इससे मुझे कहीं ना कहीं बॉन्ड एंगल निकालना हो, देखो sp2 आ गया, लोन पेयर 0 है, मतलब sp2 तो आंसर कितना आ जाएगा, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है इसका। जैसे इसकी बात करनी है मुझे तो देखो हाइब्रिडेशन कितना आ गया, sp2, लोन पेयर इसका 0 है तो इसमें भी कितना आएगा, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। अब देख जैसे इसकी बात करनी है sp3 और इसमें लोन पेयर कितना आ गया, 1 आ गया, तो sp3 होता तो कितना आता, 109 डिग्री 28 मिनट अगर 0 लोन पेयर होता तो। पर एक लोन पेयर आ गया तो 2 डिग्री से कम करना पड़ेगा। आंसर मैंने कर दिया 107 डिग्री 28 मिनट। इसका क्या आ जाएगा, बॉन्ड एंगल आ जाएगा। तो देख मैंने क्या निकालना सिखा दिया आपको, सर मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा दिया, यस सर। सर मैंने आपको लोन पेयर निकालना सिखा दिया, यस सर। सर मैंने आपको शेप निकालना सिखा दिया, यस सर। सर मैंने आपको बॉन्ड एंगल निकालना सिखा दिया, यस सर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको अब आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि आप अब सोच रहे होंगे कि ये तो सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, आप यहाँ पर क्यों पढ़ा रहे हो। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैंने आपको क्यों पढ़ाया, क्योंकि अब जब मैं आगे आपको लेके चल रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा, अच्छा सर ने जो पढ़ाया था उसका काम तो अब आ रहा है, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके पढ़ा रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ही ना हो, आपको कहीं पे लगे ही ना कि रिएक्शन मैकेनिज्म में कोई दिक्कत होती है, पूरा मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा। अब हम एनसीईआरटी का अगला टॉपिक देखते हैं। तो एनसीईआरटी में जो अगला टॉपिक है ना बॉन्ड फिजन के बाद, वो दे रखा है टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अब देखो बॉन्ड का फिजन हुआ है क्या, मतलब बॉन्ड टूटा है क्या। अरे मेरे भाई अगर बॉन्ड टूटा है तो बॉन्ड ऐसे ही तो नहीं टूट जाएगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो आया होगा जिसने बॉन्ड को तोड़ने के लिए मजबूर किया होगा, तो वो होता है अपना रिएजेंट। मान लो दो लोग हैं, इनके बीच का अगर कोई बॉन्ड है तो इनका बीच का बॉन्ड ऐसे तो नहीं टूट जाएगा, जब कोई तीसरा पर्सन इनके बीच में आएगा तभी तो बॉन्ड टूटेगा। जो वो तीसरा पर्सन आया है ना, वो क्या अपना अटैकिंग रिएजेंट, तो उसने इनके बॉन्ड पे अटैक किया होगा और इनके बॉन्ड को तोड़ दिया होगा। ठीक है, तो हम अब किसके बारे में पढ़ेंगे, अटैकिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो अटैकिंग रिएजेंट एनसीईआरटी में दे रखे हैं कि 3 हो सकते हैं, या फिर अपना फ्री रेडिकल हो सकता है, अरे एक सेकंड, या फिर अपना क्या हो सकता है सर, फ्री रेडिकल हो सकता है। ठीक है, या फिर अपना इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, या फिर अपना न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। मतलब ये क्या अपने अटैकिंग रिएजेंट है, मतलब जो बॉन्ड टूट रहा है ना वो इनके कारण ही टूट रहा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, अटैकिंग रिएजेंट आर द स्पीसीज विच अटैक ऑन द गिवन मॉलिक्यूल, जो गिवन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसको बॉन्ड उनका तोड़ना, उनमें जो अटैक कर रहा है ना वो अटैकिंग रिएजेंट ही है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सबस्ट्रेट भी तो बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सबस्ट्रेट भी तो बोलते हैं। और फिर बनता क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, और रिएक्शन इंटरमीडिएट के बाद क्या बनता है, प्रोडक्ट बन जाता है। समझ में आ गया ना। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल को। इलेक्ट्रोफाइल को पूरा अच्छे से समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। अगर आप इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अभी मुझसे पढ़ लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, कोई क्वेश्चन नहीं अटकने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ये लिखा मैंने इलेक्ट्रोफाइल, फाइल। अरे मेरे भाई एक बात ध्यान से देख, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है लविंग या अट्रैक्शन। ठीक है, तो देख इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है अट्रैक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, इनके पास अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना इलेक्ट्रॉन के पास। तो किसी के पास सोचो कोई एक बंदा है जिसको
इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, वो इलेक्ट्रैक्ट। तो इलेक्ट्रॉन कोई नेगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट कर सकता है? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो ना, वही तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को कोई अट्रैक्ट कर रहा है तो कोई पॉजिटिव चार्ज होगा ना, वही तो अट्रैक्ट कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं ना, नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव भी रिपेल होते हैं। मतलब कोई नेगेटिव को, कोई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज वाला बंदा होगा ना, तो वो होता है इलेक्ट्रोफाइल। मतलब इलेक्ट्रोफाइल के पास खुद का कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है मेरे भाई, तभी उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग। तो उसकी खोपड़ी में तो खुद का पॉजिटिव चार्ज है ना, तभी तो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है वो। ठीक है, समझ में आ गया? तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसके पास खुद का कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ये लिख दिया मैंने, देखो ये लिखा मैंने सर। इलेक्ट्रो का मतलब होता है सर इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फाइल का मतलब होता है लविंग या अट्रैक्शन, ठीक है। मतलब जो ये खुद इलेक्ट्रोफाइल है, इसकी खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज होना लाजिमी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल की खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज, तभी तो इसने नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए पूरी कोशिश कर दी इसने, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, देयर फॉर इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब एक और बात सोच, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब क्यों खींच रहा है? उसके पास कमी है ना, उसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन की मेरे भाई। तो जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो इसको अपन बोलते हैं ऑक्टेट, इनका क्या? इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इनका क्या? इनकम्प्लीट है। कोई एक एलिमेंट है ना, तो उसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसको बोलते हैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। पर 8 से अगर कम इलेक्ट्रॉन हुए ना, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, जिसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तभी तो होगा जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। समझ में आया ना? ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, इसलिए इनका नाम क्या बोलते हैं? इनको इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग या इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। फिर मैंने ये भी बताया आपको कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, तभी तो उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तभी तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उनके पास अट्रैक्ट होने के लिए, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है मेरे भाई। अगर उनके पास खुद ही इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते तो और क्यों मांगते वो, ठीक है। तो इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। अब देखो, मतलब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं ना नीट में कि मेरे भाई कुछ दे देगा वो आपको और बोलेगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रोफाइल की खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज लगा रहता है, तो किसी की भी खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, मैं पहचान लूंगा ना कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, दिक्कत ही नहीं है। जैसे देख H प्लस की खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज है ना, मैंने बोल दिया सर ये क्या इलेक्ट्रोफाइल है, कितना सिंपल है। इसकी खोपड़ी में पॉजिटिव है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, इसकी खोपड़ी में पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल है, इसकी खोपड़ी में भी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल है, इसकी खोपड़ी में भी पॉजिटिव है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। परंतु दिक्कत कहाँ पे आ गई ना, इसके खोपड़ी में तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है सर। अब इसमें बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि खोपड़ी में अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो मैं बोल दूंगा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। पर कभी कभी ना ये जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ये छुपे होते हैं, मतलब कोई चार्ज नहीं रहता इनके पास, मतलब ये न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल। समझ में आ गया? मतलब खोपड़ी में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मैंने बोल दिया इलेक्ट्रोफाइल है, पर कभी कभी इनकी खोपड़ी में चार्ज ही नहीं होता, फिर भी पता लगाना पड़ता है हमको कि ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, और कभी कभी वो इलेक्ट्रोफाइल भी होते हैं, चार्ज भी नहीं है फिर भी इलेक्ट्रोफाइल। मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं ना, या फिर चार्ज होंगे पॉजिटिव चार्ज, या फिर न्यूट्रल होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो मैं देख के ही पता लगा दूंगा कि सर खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रोफाइल है। पर अगर न्यूट्रल हुए तो उसको कैसे पता लगाएंगे, उसको कैसे पता लगाएंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल है? तो अभी मैं बताता हूँ, सब खेल खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो, जो ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ना, ये क्या होते हैं? लीविस एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? लीविस एसिड्स। लीविस एसिड का मतलब होता है लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले, लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, मैंने जो तुमको अभी तक बताया था ना उसका यूज यहाँ पे देखो। अगर देखो, लीविस एसिड का मतलब होता है ना लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले। अगर ये लोन पेयर एक्सेप्ट हो रही हैं, मतलब इनके पास खुद के पास लोन पेयर ही नहीं है, तभी तो लोन पेयर को बुला रहे हैं कि आओ मेरे पास आओ, अट्रैक्ट कर रहे हैं लोन पेयरों को, ठीक है। मतलब इनके पास खुद का लोन पेयर नहीं है, इनके पास लोन पेयर है ही नहीं। मतलब लीविस एसिड वो होते हैं जिनके पास लोन पेयर नहीं होता, लीविस एसिड हो गए जिनके पास लोन पेयर नहीं होता। और अगर कोई लीविस एसिड हुआ तो वो क्या हो जाएगा? अपना इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। सर लोन पेयर निकालना तो मुझे आता है, लोन पेयर निकालना तो मुझे आता है, आपने अच्छे से सिखाया था थोड़ी देर पहले। मतलब अगर लोन पेयर मुझे
नहीं मिला मतलब लोन पेयर मुझे 0 मिले, मैंने बोल देना है कि सर ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, सर ये तो इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है सर, पूरा क्लियर मामला हो गया, पूरा क्रिस्टल क्लियर दिमाग में चल रहा है मेरे। अब ठीक है, अब आगे आ जाओ। सर खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज, बोल दिया मैंने इलेक्ट्रोफाइल। सर खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज, बोल दिया 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 इलेक्ट्रोफाइल। सर खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल बोल दिया। सर ये तो न्यूट्रल है, देखते हैं अब इसमें लोन पेयर है कि नहीं है। बोरोन 3+3/2 इजिकल टू 6/2 इजिकल टू 3, ये गोलू नंबर आ गया। लोन पेयर कैसे निकालते हैं? लोन पेयर इजिकल टू गोलू नंबर माइनस साइड एटम कितने हैं? 3 है, तो 0। अरे सर 0 लोन पेयर आ गया, मतलब ये कहीं ना कहीं अपना इलेक्ट्रोफाइल है। मैंने बोला ना कि लोन पेयर नहीं होने चाहिए, अगर लोन पेयर हो गए ना तो वो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। देख न्यूक्लियोफाइल का भी खेल खत्म हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कब होगा? जब लोन पेयर कितना होगा? 0 होगा। अगर लोन पेयर हो गया या 1 2 3 कुछ भी हो गया लोन पेयर, तो बोल देना है वो न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है सर, वो लोन पेयर निकालना मैंने तुझे अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, इसको देख, बिना LIG मतलब बोरोन मतलब 3+3/2 इजिकल टू 6/2 इजिकल टू 3, ये गोलू नंबर आ गया। लोन पेयर इजिकल टू गोलू नंबर माइनस साइड एटम कितने हैं? 3 है, 0। सर इसमें भी तो लोन पेयर 0 आ गए, मतलब AlCl3 तू भी बेटा इलेक्ट्रोफाइल ही है। समझ में आ गया? खेल खत्म। SO3 को देखते हैं अपन। सल्फर तो 6 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पे 3 नहीं लिखना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो साइड एटम हो तो उनके नीचे का नंबर नहीं लिखा जाता। ऑक्सीजन के लिए 0 लिखा मैंने अपॉन 2, तो 6/2 3 आ गया, 3 आ गया गोलू नंबर। लोन पेयर निकालना है तो 3 माइनस साइड एटम कितने हैं? 3 है, 3 0। सर SO3 में भी 0 लोन पेयर है, मतलब ये भी कहीं ना कहीं अपना इलेक्ट्रोफाइल है। CO2 को पकड़ो, कार्बन 4+0/2 इजिकल टू 2 इजिकल टू, ये गोलू नंबर आ गया अपना। लोन पेयर निकालना है, लोन पेयर इजिकल टू गोलू नंबर माइनस साइड एटम कितने हैं? 2 हैं, 2 में से 2 गया, आंसर 0। सर इसमें लोन पेयर प्रेजेंट ही नहीं है, सर ये इलेक्ट्रोफाइल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये लिख दिया इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इसको देखो, इसको देखो, ये क्या हो गया? अपना एक्सेप्शन हो गया। सर इसके पास लोन पेयर तो दिख रहे हैं, मैंने लिख दिया ये न्यूक्लियोफाइल है, मैंने लिख दिया ये न्यूक्लियोफाइल है। पर नहीं मेरे भाई, नहीं, इसको अपने को ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं अपन कार्बिन। ठीक है, CCl2 है, उसमें 2 लोन, सॉरी उसमें 1 लोन पेयर प्रेजेंट होगा, उसको कार्बिन बोलेंगे। इसका एक बार स्ट्रक्चर बना ले, देख CaCl और 1 लोन पेयर। ठीक है, इसमें हालांकि लोन पेयर तो आ गया, पर टोटल इलेक्ट्रॉन देखते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6। सर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट मतलब अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो उसको ऑक्टेट बोलते हैं, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका मतलब इसमें 2 की कमी है, इसमें सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ये। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को मैंने अभी आपको बताया था इलेक्ट्रोफाइल ही बोलते हैं। तो इस वाले को एक स्पेशल आप याद रख लेना, इसमें मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया। जो ये कार्बीन होता है ना, जो ये कार्बीन होता है ना मेरे भाई, कार्बीन इलेक्ट्रोफाइल ही होता है, हालांकि उसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, हालांकि उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। अब आता है कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं सारे, मैं खुद से कुछ नहीं पढ़ा रहा, सारा एनसीईआरटी से ले रहा हूँ। देख कार्बोनिल ग्रुप का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये होता है कार्बोनिल ग्रुप अपना। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप ये हुआ अपना, ध्यान से देख। अब देख, और एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड ये होता है अपना RX। ठीक है, अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, जो X है ना ये तो हैलोजन है ना, हैलोजन। हैलोजन मतलब पीरियोडिक टेबल की लास्ट की लाइन है ना, लास्ट के सेकंड लास्ट वाली लाइन, मतलब उधर जाने पर अपने को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। मतलब जो हैलोजन्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत भयंकर होती है, मतलब ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसमें आ गया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। सर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब ये जो R है ना, इसमें किसकी तरह काम करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, वैसे ही देखो यहाँ पे एक बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन अपना क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिव पता है ना तुमको? देखो ये पीरियोडिक टेबल होती है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो बहुत भयंकर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं।
इसको हटा दिया, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं इधर की तरफ जाता हूँ ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी क्या होती है, बढ़ती है। तो देखिए ऑक्सीजन लिखा हुआ था ना, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक ज़्यादा है, ठीक है। और इनकी तो बहुत ही ज़्यादा है। ये एक हैलोजन है, हैलोजन, जो ये हैलोजन लिखा हुआ था एक्स, ठीक है। तो ये अपने को पता है। ये छोटी बातें हैं यार, ये तो बहुत पुरानी 9th 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप भी किस में आ जाएगा, मेरा इलेक्ट्रोफाइल में आ जाएगा, क्योंकि जो इसका कार्बन है ना, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। मेरा एल्काइल हैलाइड भी किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल में आ जाएगा, क्योंकि हैलोजन की लिविंग टेंडेंसी ना बहुत भयंकर होती है। हैलोजन ना मतलब कहीं भी दिखे ना, भागने की क्षमता, मतलब छोड़ के भाग जाएगा यार, मतलब भागने की क्षमता इतनी भयंकर होती है उसकी। और उसके पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज लेके भाग गया, पीछे जो आर बचा हुआ है, पीछे जो कार्बन बचा हुआ है, उसमें पॉजिटिव चार्ज लगा रह जाएगा, और पॉजिटिव लग गया तो इलेक्ट्रोफाइल ही होगा वो। तो एल्काइल हैलाइड भी क्या होता है मेरे भाई, इलेक्ट्रोफाइल होता है। कार्बिन का ध्यान रखना, कार्बिन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर देखा, और मुझे पता है लोन पेयर अगर होता है तो न्यूक्लियोफाइल में बोलता हूँ, पर यहाँ पर लोन पेयर होने के बावजूद भी ये कहीं ना कहीं क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। ये ठीक है मेरे भाई, ये वाला, तो ये स्पेशल है, इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। बाकी किसी की खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रोफाइल बोल दूंगा, किसी के पास अगर लोन पेयर 0 मिले तो इलेक्ट्रोफाइल बोल दूंगा। कोई याद करना है क्या, इसको याद करना है क्या इनको, कुछ भी नहीं याद करना मेरे भाई, ठीक है। फिर अपन आते हैं न्यूक्लियोफाइल में, न्यूक्लियोफाइल में, ठीक है। अब अपन आ गए न्यूक्लियोफाइल में, ठीक है। अब देख न्यूक्लियोफाइल लिख दिया मैंने, न्यूक्लियोफाइल ये लिखा मैंने न्यूक्लियोफाइल। अबे न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियो कहाँ से आया, न्यूक्लियस से मेरे भाई, और फाइल मतलब अट्रैक्शन। अब न्यूक्लियस तुम्हें पता है, जब तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ये बीच में न्यूक्लियस होता है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तभी तो तुमने बचपन में पढ़ा होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहते हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं अगले वाले उसमें, ठीक है, ऑर्बिट में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो वो किसके अराउंड घूमेंगे, पॉजिटिव चार्ज के ना। मतलब जो बीच में न्यूक्लियस है उसमें कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। न्यूक्लियस में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस में चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना है ना यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करना है। न्यूक्लियस को मैं बोलूँ पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना है। अरे मेरे भाई पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कौन करेगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा वही तो करेगा। मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है ना, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज होंगे, उनकी खोपड़ी में माइनस आने वाला है। ये लिख दिया मैंने, डिनोटेड बाई NU माइनस। खोपड़ी में माइनस चार्ज होगा तभी तो पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेगा ना वो, तभी तो वो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, और फाइल का मतलब लविंग या अट्रैक्शन। मैंने बोल दिया सर न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है सर, नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, मतलब ये खुद नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है ना, तभी तो नेगेटिव हो गया ये। तो मैंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। वो मैंने उधर इलेक्ट्रोफाइल जब पढ़ाया था, आपको बोला था मैंने कि वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, डिफिशिएंट मतलब कमी। तो यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, कौन, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब देखो, मतलब खोपड़ी में अगर नेगेटिव चार्ज पाया गया, मैं बोल दूंगा ये तो न्यूक्लियोफाइल है। फिर दिक्कत वापस वही कि सर कभी कभी ये न्यूट्रल भी हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता। फिर मैंने आपको पहले ही फंडा समझा रखा है, अगर लोन पेयर नहीं मिला, मतलब 0 मिला तो इलेक्ट्रोफाइल, और लोन पेयर मिल गया तो न्यूक्लियोफाइल। तो मतलब अगर ये कभी कभी समटाइम्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। एक सेकंड, तो न्यूट्रल को पहचानने का भी तरीका मुझे पता लग गया कि लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन लिविस बेस, लिविस बेस, मतलब इनके पास लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। वहां पर लोन पेयर नहीं था तो लोन पेयर को वो एक्सेप्ट कर रहे थे, ठीक है। डोनेट कैसे करते हैं वहां पे, डोनेट तो तब करते हैं ना जब खुद पे पास होगा, तो इनके पास खुद के पास है तभी तो डोनेट कर रहे हैं। तो इनको बोलते हैं लिविस बेस, मतलब इनके पास खुद के पास लोन पेयर है तभी तो डोनेट करेंगे किसी को, ठीक है। ये अपना समझ में पूरा आ गया, ठीक है। अब देख, खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है तो सर न्यूक्लियोफाइल होगा, खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है तो सर न्यूक्लियोफाइल होगा, खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है न्यूक्लियोफाइल होगा, खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है न्यूक्लियोफाइल होगा, खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, अब ये क्या लिख रहा हूं मैं, खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है न्यूक्लियोफाइल होगा, खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। वाटर, अरे वाटर की खोपड़ी में न्यूट्रल ना तो नेगेटिव लगा हुआ ना पॉजिटिव लगा हुआ है, मतलब लोन पेयर पे बात आ गई। देखो
सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। 6 + 2/2 = 8/2 = 4। ठीक है सर, ये गोलू नंबर आ गया। लोन पेयर कैसे निकालूं सर? 4 माइनस साइड एटम कितने हैं सर? 2 हैं। 2 आंसर कितना आ गया? 2। सर 2 लोन पेयर आ गए इसमें, 2 लोन पेयर आए, कितने भी लोन पेयर आए, बस अपने को ये देखना कि लोन पेयर आ गए ना। लोन पेयर आ गए मतलब ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है मेरे भाई, न्यूक्लियोफाइल। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, ध्यान से देख। अब ये आ गया ROH। अब यहाँ से ध्यान से देख, ध्यान से देख इसमें ROH। ठीक है, अब देख इसके पास, देख 2 लोन पेयर होंगे कि नहीं होंगे ऑक्सीजन के पास? ध्यान से देख, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे कि नहीं होंगे? तभी तो ये इसका ऑक्टेट पूरा होगा, तभी तो इसका ऑक्टेट पूरा होगा। ठीक है, तो इसके पास भी देख लोन पेयर आ गए ना, तो लोन पेयर आ गए मतलब कहीं ना कहीं ये भी क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा कि नहीं होगा? होगा सर। NH3 की बात करें, ये सब मैंने आपको करा रखे हैं ऑब्वियसली। 5 + 3/2 8/2 4 sp3। सॉरी, हाइब्रिडेशन से तो कोई मतलब नहीं है, तो मैंने सिर्फ 4 लिखा। सर लोन पेयर इक्वल टू गोलू नंबर माइनस साइड एटम कितने हैं सर? 3 है। एक लोन पेयर है सर, लोन पेयर मिल गया, मैंने बोल दिया सर ये तो न्यूक्लियोफाइल है, सर ये तो न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, इसकी बात करें नाप, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आता है, तो 5 + 3/2 = 4। ये सर गोलू नंबर आ गया। लोन पेयर इक्वल टू गोलू नंबर माइनस साइड एटम कितना आ गया? 1 आ गया। तो लोन पेयर इसमें मिल गया, ये भी क्या है? कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल है। मतलब लोन पेयर मिल जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल होगा, लोन पेयर नहीं मिलेगा मतलब लोन पेयर 0 मिलेगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल है। सर खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल है, खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल है। सारा खेल खत्म। 2 लाइन बोलो, पूरा खेल खत्म करो अपना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हो गया। अब ध्यान से देखो, ये C डबल बॉन्ड C दिख रहा है, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड C भी दिख रहा है और ये बेंजीन भी दिख रहा है। तो बेंजीन में भी तो C डबल बॉन्ड C है ना, मतलब ठीक है। अब देखो ये किसकी तरह काम करते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन इनके पास डेंसिटी ज़्यादा है। क्योंकि अगर C सिंगल बॉन्ड C होता ना तो उनके पास देख एक ही बॉन्ड है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनके पास डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो देख इनके बीच में देख इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी ज़्यादा हो गई, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ में आ गया ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन इनके यहीं पे हो गए, 3 बॉन्ड हो जाते तो 6 इलेक्ट्रॉन इनके हो जाते। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है देख कितनी भयंकर हो गई। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच। और जहां जहां बात आएगी इलेक्ट्रॉन रिच की, वहां वहां नाम आएगा न्यूक्लियोफाइल का। समझ में आ गया? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए, तो नाम, तो ये क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे। ये भी समझ में आ गया आपको? ठीक है, फिर उसके बाद आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी, अब देख कौन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला क्वेश्चन कभी कभी नीट में आ जाता है क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो देख अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो होगा ना, अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो होगा ना जो इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट कर देगा। इतना ध्यान रखना है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो होगा जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो जो आसानी से दे दे इलेक्ट्रॉन, वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब एक और बात ध्यान देखना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, जैसे ये कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब देख पहले OH माइनस है, खोपड़ी में माइनस, मतलब ये क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, वाटर है, वाटर के पास अगर निकालोगे ना तो 2 लोन पेयर आएंगे, मतलब लोन पेयर मिल गए तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल तो दोनों है, इसमें से ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? इसमें से ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? अरे मेरे भाई, मैंने सबसे पहले आपको बताया था, अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये तो चार्ज स्पीसीज है ना, ये तो चार्ज स्पीसीज है, देख जाओ, जो चार्ज स्पीसीज है, मतलब इसके पास माइनस दिख रहा है ना खोपड़ी में, मतलब ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है मेरे भाई। इसमें तो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है ना, इसमें तो लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर के फॉर्म में कहीं ना कहीं ये क्या आया है? अपना न्यूक्लियोफाइल आया है। पर इसमें तो दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन माइनस खोपड़ी में दिख रहा है मेरे भाई, तो इसमें कहीं ना कहीं आसानी से ही अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। मतलब न्यूक्लियोफाइल तो दोनों है, इलेक्ट्रॉन देने दोनों है, पर आसानी से कौन देगा? इसमें OH माइनस आयन देगा। ठीक है, क्योंकि इसमें लोन पेयर के फॉर्म में है। ठीक है, तो
न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा किसकी हो जाएगी, OH माइनस आयन की होगी। सेम टू सेम देख, ये भी न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि खोपड़ी में माइनस चार्ज है और इसमें एक लोन पेयर आता है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है। पर इसमें माइनस चार्ज दिख रहा है ना, ये चार्ज है, चार्ज स्पीसीज है, तो ये आसानी से अपने लोन पेयर ये आसानी से अपना नेगेटिव चार्ज, अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो दे देगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे मैं ग्रुप में नीचे जा रहा हूँ ना, तो ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है घटती है। मतलब जो ये आयोडीन I माइनस है, ये मतलब कहीं ना कहीं ये इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, कम होगी, सबसे कम। और सबसे ज्यादा किसकी होगी इनमें से, ज्यादा। मतलब ऊपर से जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ तो न्यूक्लियोफिलिसिटी मेरी घटती जा रही है, तो सबसे ज्यादा जो सबसे ऊपर है उसकी सबसे ज्यादा, वो जो सबसे नीचे है उसकी सबसे कम। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए, नीचे जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, घटती है। ठीक है, फिर आता है तीसरा, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के इनवर्सली रिलेशन होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी का। हमको पता है पीरियड में, मतलब अपने को पीरियोडिक टेबल पता है ना, तो जब हम इधर जाते हैं पीरियड में, अक्रॉस द पीरियड चलते हैं ना अपने को, मतलब राइट की तरफ जब पीरियड में जाते हैं हेलोजेंस की तरफ, तो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, पता है ना अपने को। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती होगी, क्योंकि इनवर्सली रिलेशन है, इनवर्सली। ठीक है, तो देख देख कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो देख कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मतलब उधर जा रहे हैं ना अपन पीरियड में, आगे जा रहे हैं ना, मतलब उधर जाने के टाइम पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या हो रही है, बढ़ रही है। पर मैं बात करूं न्यूक्लियोफिलिसिटी की, तो वो क्या होगी, घटेगी। मतलब सबसे ज्यादा किसकी है, CH3 माइनस की, सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी, F माइनस की होगी। समझ में आ गया तुमको, समझ में आ गया? ठीक है, अब ध्यान से देख, प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस कर, पता लगा ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। क्वेश्चन आ गए, सर खोपड़ी में सर नेगेटिव चार्ज दिखा, मैंने बोल दिया सर ये न्यूक्लियोफाइल है। बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन देख, R2NH, मतलब कहीं ना कहीं ये क्या अपना सर सेकेंडरी एमाइन है। ठीक है, अब देख इसको खोल के लिख, NHRR। अब देख इसमें लोन पेयर देख, लोन पेयर नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉन देख, इसमें 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा मेरे भाई, एक लोन पेयर, और लोन पेयर मुझे दिख गया, मतलब ये क्या है, कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब देख BF3, तो देख इसमें देखते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो देखना पड़ेगा सर इसमें लोन पेयर प्रेजेंट है या लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो 3 + 3/2 = 6/2, 3 आ गया, ये तो गोलू नंबर है, लोन पेयर इक्वल टू गोलू नंबर माइनस साइड एटम कितने, 3 है, तो 3 में से 3 गया, आंसर 0। तो लोन पेयर अगर 0 आ गया, मैं बोल दूंगा सर ये कहीं ना कहीं क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है। इसकी बात करें, सर खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज दिख गया, सर ये तो न्यूक्लियोफाइल है। सर वाटर के पास मुझे पता है सर 2 लोन पेयर होते हैं, मैंने निकाल दिए बहुत बार, तो लोन पेयर पाए गए, सर ये न्यूक्लियोफाइल है। सर खोपड़ी में माइनस चार्ज दिख गया, सर ये न्यूक्लियोफाइल है। सर खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज दिख गया, सर ये इलेक्ट्रोफाइल है। सर खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज दिख गया, सर ये न्यूक्लियोफाइल है। सर इसमें क्या करना है, सर इसका स्ट्रक्चर बना लो, R R R। ठीक है सर, लोन इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 है, 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको लोन पेयर चाहिए होगा, मतलब इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर पाया गया तो न्यूक्लियोफाइल बोलूंगा। ठीक है सर, इसको देखो सर खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल बोल दिया। ठीक है, कितना आसान है, एक एक सेकंड लग रहे हैं इनको सॉल्व करने में, एक एक सेकंड। ठीक है, अब देखो, अब एनसीईआरटी में एक चीज दे रखी है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, वो अच्छे से क्लियर हो गया। अब मैं आपको एनसीईआरटी का एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको मैं खोल के लिख लेता हूँ। एल्डिहाइड है ना ये, एल्डिहाइड है ये, एल्डिहाइड मतलब CHO। तो देख CH3C डबल बॉन्ड H, ऐसा है ना, ऐसा है ना। ठीक है, अब ध्यान से देख, अब देख ये ऑक्सीजन जो है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है बहुत ज्यादा, तो इसके पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और इसके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन के पास क्या हो गया, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये इस जो ये कंपाउंड था, इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो कौन सा है, ये कार्बन है। इलेक्ट्रोफिल मतलब पॉजिटिव वाला ना, तो पॉजिटिव वाला कौन है इसमें, ये जो कार्बन है ना, जिसके पास C डबल बॉन्ड लगा हुआ है, वो अपना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। कितना सिंपल हो गया। अब देख इसकी बात करें अपन, अब देख कार्बन और नाइट्रोजन में
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद ही किसकी है, मेरे को पता है जब मैं कहीं ना कहीं अक्रॉस द पीरियड चलता हूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और कार्बन के बाद ही तो नाइट्रोजन आता है, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब नाइट्रोजन के पास डेल्टा नेगेटिव तो कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव, और डेल्टा पॉजिटिव जिसके पास आ गया वो मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। मतलब ये जो कार्बन है ना ये वाला, ये अपना क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। इसमें देखो आयोडीन के पास डेल्टा नेगेटिव, तो ये जो पीछे कार्बन लगा हुआ था वो डेल्टा पॉजिटिव, मतलब कहीं ना कहीं वो मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था, मैंने आपको समझा दिया, इसमें से कोई क्वेश्चन कभी भी आने वाला नहीं है। तो आज के लेक्चर का हम आखिरी टॉपिक देखते हैं। एनसीईआरटी में जो अगला टॉपिक है वो दे रखा है रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट एनसीईआरटी में 3 दे रखे हैं, एक अपना कार्बोकैटायन, एक कार्बो एनायन और एक कार्बन फ्री रेडिकल। तो इनके बारे में कुछ चीजें जानते हैं। ठीक है, तो ये अपना इंटरमीडिएट, इसको बोलते अपन, खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज है कार्बो कैटायन, समझ में आ गया। खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज है कार्ब एनायन। ठीक है, और ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास। देखो ऑड क्यों बोल रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 7 को ऑड ही तो बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो इसके पास, इसको क्या बोलेंगे अपन? कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, समझ में आ गया। अब देख क्लीवेज, मैंने बताया था सर कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन तो हम हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में बनते थे, तो बोल लिख दिया मैंने, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से बने। कार्बो एनायन भी कैसे बना होगा? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से बना होगा। पर जो कार्बन फ्री रेडिकल है वो अपने को पता है होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन से बनते थे, तो ये लिख दिया मैंने होमोलाइटिक। ठीक है, अब अपन देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मैंने निकाला था CH3 पॉजिटिव का, देख कैसे निकाला था। लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, 4 + 3 +1 लिखा हुआ था -1/2, 4 5 6 7, 7 में से 1 गया 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 में क्या आ जाएगा? sp2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? sp2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? sp2 हो गया। sp2 को क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल प्लानर। तो मैं सेव लिख देता हूँ, ट्राइगोनल प्लानर। सर sp2 में हाइब्रिडेशन कितना आता है? सर sp2 में हाइब्रिडेशन कितना आता है? सर सॉरी, sp2 में बॉन्ड एंगल कितना आता है? सर 120 का आता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देख CH3 माइनस आयन, CH3 के माइनस का निकालता हूँ। ठीक है, तो लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन 4 + 3 + 1/2, 8/2 4, लोन पेयर आएगा इसमें 4 माइनस हाइब्रिडेशन तो कितना आ गया? sp3, लोन पेयर भी आएगा इसमें, पर 4 में से साइड आइटम निकालना पड़ेगा। साइड आइटम कितने? 3 है ना, 3, एक लोन पेयर है इसके पास, एक लोन पेयर है। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन तो कितना आएगा? sp3 आ गया, हाइब्रिडेशन तो कितना आएगा? sp3। ठीक है, sp3 पर एक लोन पेयर है। अगर सिर्फ sp3 होता और 0 लोन पेयर होते तो कितना आ जाता? 109 डिग्री 28 मिनट था। तो पर एक लोन पेयर आ गया ना, तो बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा? 107 डिग्री 28 मिनट। समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि एक लोन पेयर है, मुझे पता है एक लोन पेयर बॉन्ड एंगल को 2 डिग्री से कम करता है। ठीक है, अब देख अगर sp3 होता और 0 लोन पेयर होता तो टेट्राहेड्रल आता, पर अब एक लोन पेयर आ गया तो एक डंडी हटा दी मैंने, तो जो शेप आएगा वो क्या आएगा? अपना पिरामिडल आएगा। ये लिख दिया मैंने, पिरामिडल। ठीक है, और बात आई जब कार्बन फ्री रेडिकल की, तो वो याद रखना हमेशा किसकी तरह होता है, किसका भाई होता है वो, याद रखना कार्बोकैटायन का भाई कौन है? कार्बन फ्री रेडिकल। याद है जब मैंने आपको प्राइमरी टर्चरी सेकेंडरी जो कार्बोकैटायन पढ़ाया था या कार्बन फ्री रेडिकल पढ़ाया था, उनकी जो स्टेबिलिटी मैंने बताई थी, सेम तो बताई थी कि ऐसे ही अल्फा हाइड्रोजन देखना था ना उनमें, तो वो दोनों हमेशा सेम सेम काम करते हैं। ठीक है, तो मतलब याद रखना जो कार्बोकैटायन होता है और कार्बन फ्री रेडिकल होते हैं वो भाई भाई होते हैं। ठीक है, तो जो जो तुमने यहाँ लिखे हुए हैं ना कार्बोकैटायन में, जो जो यहाँ लिखे हुए हैं वो सेम टू सेम तुम यहाँ चेप दो। तो sp2 लिखा हुआ था, लिख दिया sp2 यहाँ भी, 120 डिग्री लिखा था 120 डिग्री यहाँ भी लिख दिया।
ट्राइगोनल प्लानर लिखा था, यहाँ भी ट्राइगोनल प्लानर लिख दिया, क्योंकि ये दोनों भाई भाई होते हैं। कौन? कार्बोकैटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। अब देख वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं देखते हैं। देख 1 2 3 4 5 6, सर 6 हैं सर, 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए मैंने, ठीक है। इसकी देखते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 6। पर मेरे को जब मैंने आपको एरोमेटिसिटी पढ़ाया था ना, एरोमेटिसिटी, वहां पे मैंने आपको बताया था लोन पेयर को, नेगेटिव चार्ज को और डबल बॉन्ड को हम 2 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो उसको 2 और इलेक्ट्रॉन उसमें मांगेंगे, तो 6 और 2 कितने हो गए इसमें? 8 हो जाएंगे, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को हम 2 मानते हैं। ये मैंने आपको एरोमेटिसिटी वाला चैप्टर पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 2, उसमें मैं आपको समझाया था, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 और एक ही फ्री रेडिकल के फॉर्म में 7 हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देख 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब तो ये तो क्या है? इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है। तो जब इवन इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो होता है डायामैग्नेटिक। मैग्नेटिक बिहेवियर में क्या हो जाएगा? डाया मैग्नेटिक, ठीक है। तो ये भी इवन है, तो ये भी क्या हो जाएगा? डाया मैग्नेटिक। पर वो ऑड के कारण क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। मैग्नेटिक बिहेवियर होता है ये, अब आगे पढ़ोगे आप, ठीक है। बाकी अब देख ऑक्टेट पूरा, ऑक्टेट पूरा क्या इसमें ऑक्टेट पूरा है क्या? ऑक्टेट का मतलब 8 नहीं, इसमें सिर्फ 6 ही है सर, तो 8 पूरा थोड़ी है, तो ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट लिख दूं क्या? सर इसमें तो पूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं कंप्लीट लिख दूं क्या? सर इसमें भी 8 से कम है, सर इसको भी इनकम्प्लीट लिख दूं क्या? ठीक है, कितना सिंपल है देखो। अब नेचर देखो, नेचर देखो, नेचर। अब देख नेचर देखो, खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज है, तो सर इलेक्ट्रोफाइल ही तो होगा, ठीक है। खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज है कार्बन आयन का, तो सर न्यूक्लियोफाइल ही तो होगा। सर ये दोनों तो भाई भाई होते हैं, इसको भी इलेक्ट्रोफाइल बोल दूं, समझ में आ गया? ठीक है। अब आ रहा है एसिड है या बेस है। मेरे को पता है जो इलेक्ट्रोफाइल होते थे वो क्या होते थे? लिविस एसिड होते थे। तो सर ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो मैंने लिख दिया लिविस एसिड। ये न्यूक्लियोफाइल है, तो मैंने इसको लिख दिया लिविस बेस, ठीक है। पर जो कार्बन फ्री रेडिकल होते हैं वो ना तो लिविस एसिड होते हैं ना लिविस बेस होते हैं, उनको मैंने हटा दिया, ठीक है। तो ये लेक्चर हमने कंप्लीट किया। हालांकि लेक्चर थोड़ा लंबा चला गया, पर अब हमको स्पीड भी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमको कोर्स भी तो खत्म करना है। बाकी आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल स्मूथ जैसा आज का लेक्चर आपको लगा है वैसे ही पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसे ही निपट जाएगी। अभी तक जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे ना IUPAC, उनमें थोड़ा दिमाग खराब होता है, क्योंकि उसमें रटने वाली बहुत चीजें हैं, ठीक है। पर यहाँ से पूरा कंसेप्ट है ना, तो अब मजा आएगा आपको। बिल्कुल कोई भी दिमाग नहीं लगाना, और मैं आपको ऐसे ऐसे कंसेप्चुअल जुगाड़ दूंगा कि आपका पूरी क्लियरिटी आपके दिमाग में दौड़ेगी कि रिएक्शन मैकेनिज्म का मैकेनिज्म अच्छा ये है, हमको प्रोडक्ट ऐसे बनाने हैं। आप खुद बिना देखे आप सारे प्रोडक्ट बना सकते हो। बाकी कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।